ठीक है, तो आज की अपनी क्लास में अपन को पूरी बायोलॉजी को एक साथ रिवाइज करना है। और इसमें आपके टॉपिक्स क्या क्या हैं, क्या क्या ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, पढ़ देता हूँ एक बार, है ना। ये रहे। सबसे पहला आता है आपका क्या, पादप शरीर की संरचना, है ना। जो प्लांट्स होती है उसकी बॉडी की कैसे, मतलब कैसे वो बना होता है, उसकी जड़ जड़ के बारे में, तना के बारे में, और उसकी पत्तियों की संरचना के बारे में अपन पढ़ेंगे, है ना। कि मतलब उसकी जो जड़ होती है वो कैसे बनी होती है, वो क्या काम करती है, सेम उसका तना, और ऐसे सेम उसकी पत्तियों के बारे में, है ना। ठीक है। और दूसरा आता है फिर आपका पौधों का वर्गीकरण, पौधों का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया था, है ना। वो आपने देखा एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, है ना। ये सारे अपन इसमें पढ़ेंगे। और क्या बोलते हैं, और कौन कौन सा आपकी जो फैमिलीज हैं, ये फैमिलीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इनको एक बार जरूर याद करके ही जाना है। एक बार इनका फ्लोरल फॉर्मूला होता है के, सी, ए और जी के फॉर्म में, है ना। ये आगे आपको हम बता देंगे कि क्या होता है, सी क्या होता है, ए क्या होता है, जी क्या होता है। इनके फॉर्म में इनका एक फ्लोरल फॉर्मूला होता है, उसको अपन को याद करके ही जाना है, क्योंकि अगर वो याद हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, है ना। ठीक है। फिर आते हैं अपन किस पे, पादप प्रजनन और अनुवांशिकी पे। तो इसमें आपके प्लांट्स कैसे डिवाइड करते हैं, मतलब सेल्स कैसे डिवाइड करती हैं वो सारी, और आपकी अनुवांशिकी के बारे में अपन इसको पढ़ेंगे, है ना। और उसी के साथ साथ 100 पर आगे, तो पर आगे तो मतलब पॉलिनेशन कैसे होता है, कि मतलब फ्लावर्स और फ्रूट्स, फ्लावर से जब वो फ्रूट्स बनते हैं ना, सीड्स बनते हैं, तो वो कैसे बनते हैं, मतलब खुद से पॉलिनेशन करके या फिर किसी दूसरे प्लांट से पॉलिनेशन करके, कैसे करके उसने अपना फर्टिलाइजेशन किया, वो पढ़ेंगे। और खेत की फसलों के प्रजनन के तरीके के बारे में अपन देखेंगे। फिर आते हैं अपन चौथा कौन सा, पादप शरीर क्रिया विज्ञान, है ना। जैसे अपन ने श्वसन का पूरा एक चैप्टर अलग से पढ़ा था, प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन और पादप वृद्धि एवं विकास के बारे में। फिर आता है पांचवा अपना प्राणी जगत, मतलब एनिमल किंगडम जो होता है आपका, उसमें कौन कौन से जीव हैं। पूरे 11 फाइलम तो नहीं पढ़ेंगे अपन, 11 फाइलम्स होते हैं ना, जैसे पॉरीफेरा, सिलिंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, ऐसे करके कॉर्डेटा तक 11, तो वो 11 तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है उसको अपन एक बार ऊपर ऊपर से देखते जाएंगे, एक एक दो दो उनके पॉइंट्स देखते जाएंगे, है ना। फिर उसमें जो इम्पोर्टेंट है आपके, वो है आपकी क्या, कृषि के उपयोगी एवं हानिकारक कीट। मतलब आपकी कृषि में, खेतीबाड़ी में कौन से जीव आपके लिए, कीट आपके उपयोगी हैं और कौन से हानिकारक हैं। उनमें से आपको देखेंगे अपन रेशम, मधुमक्खी, लाख और घास का फुदका, ठीक है, और घास की झिल्ली वगैरह, इल्ली वगैरह, ये सारी चीजें, है ना। और उनकी संरचनाएं, उनके बारे में अपन देखते चलेंगे, ठीक है। और ये वाली जो यूनिट है प्राणी जगत का, इसमें तो कुछ ऐसे खास समझने वाला है नहीं, एक बार आप खुद से भी पढ़ के देख लोगे तो भी आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। और क्लास जिसने अच्छे से अटेंड करी होगी ना पहले ऐप वाली, वो भी बहुत आसानी से उनको याद ही हो गया होगा, तुरंत को तुरंत ही याद हो गया होगा। चलिए अब अपन पढ़ते हैं अपना आगे। एक मिनट, गलती से एक पेज एक्स्ट्रा निकल गया। ये देखो, पादप शरीर रचना के बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन जड़ के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, जड़, अपन नीचे शुरू कर रहे हैं ना जड़ के बारे में। तो जड़ कितने प्रकार की होती है भैया, 3 प्रकार की जड़ होती है। सबसे पहला होता है अपनी कौन सी, मूसला जड़, या जिसको बोलते हैं टैप रूट। फिर दूसरा आता है रेशेदार, और तीसरा आता है अवस्थिति, है ना। तो टैप रूट क्या होती है, टैप रूट होती है जैसे आपने क्या बोलते हैं, एक पेड़ है ना, एक पेड़ है जिसकी सीधी एक बिल्कुल जैसे ये वाली है ना, एक प्राइमरी रूट होती है। जूम हो जाएगा क्या, एक आपकी प्राइमरी रूट होती है, नहीं हो रहा है यार, ठीक है छोड़ो। देखो ये वाली जो आपको अगर इसमें डायग्राम दिख रहा होगा अच्छे से, तो एक इसमें प्राइमरी रूट है, मतलब एक ऐसे करके एक लंबी रूट गई है नीचे की साइड पे, है ना, जो ऊपर से मोटी है और नीचे आके पतली होती जा रही है। फिर इसमें से बहुत सारे पत्ते पतले करके एक धागे निकले हुए हैं, धागे जैसे। तो ये क्या हो गई आपकी, ऐसी होती है टैप रूट, मतलब एक रूट है उसकी बहुत सारी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ऐसे करके बहुत सारी रूट्स हैं अलग अलग। फिर दूसरी आती है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट में जिन पौधों में होती है वो कैसे होता है, तो उसमें जो मैंने आपको बताई थी बीच वाली टैप रूट या मेन रूट जो प्राइमरी रूट होती है ऐसी, वो तो उसके जैसा तो कुछ नहीं होता, जबकि यहाँ ये मिट्टी के अंदर उसके ऐसे धागे जैसे निकले होते हैं ना। कई बार जब अपन घास वगैरह ऐसे उखाड़ते हैं जमीन से, तो अपन को मिलते हैं ना ऐसे धागे धागे करके, तो वो होती है आपकी फाइब्रस रूट। और तीसरा होता है एडवेंटिशियस रूट। जनरली एडवेंटिशियस रूट अपन किसको बोलते हैं, जैसे आपने कई पेड़ देखे होंगे जिसमें क्या बोलते हैं, डायरेक्ट जमीन से तो नहीं निकलती उसकी जड़ें, जैसे ये जमीन थी या आपका ऊपर पेड़ खड़ा था, तो जमीन के नीचे से तो एक कोई प्राइमरी रूट निकली बस, लेकिन कई बार उसकी टहनियों से या आपकी शाखाएं, इनसे जड़ें ऐसे निकल के जमीन की साइड आने लगती हैं। बने एंट्री में होता है जनरली ऐसा।
है ना। तो इस ये वाली जो रूट्स हैं जो आपकी यहाँ रेडिकल के अलावा कहीं और से निकली हैं, इनको क्या बोलते हैं अपन? एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो आपने रूट्स के टाइप पढ़ लिए, कौन कौन से? आपका टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। हिंदी में बोले तो मूसला जड़, रेशेदार जड़ और अवस्थिति जड़, है ना। ठीक है, मुख्य जड़ एवं उसकी शाखाएं जैसे गाजर मूली में ये होते हैं। और दूसरी आते हैं फाइब्रस रूट, ये पतली रेशेदार जड़ें जैसे गेहूं और धान। गेहूं का पेड़ आपने उखाड़ के देखा होगा, धान का पेड़ उखाड़ के देखा होगा, तो उसमें बहुत सारी फाइबर्स जैसे धागों जैसी रेशेदार जड़ें होती है ना, उनको क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट बोलते हैं। और एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं मक्का। मक्के में क्या होता है, देखो जैसे मक्के का उदाहरण अगर यहाँ लिखा है, तो मक्के का ये पेड़ है, तो उसके नीचे तो ऐसी जड़ें होती हैं, लेकिन कई बार आपने देखो उसके तने के बाजू से ऐसे करके निकली होती हैं जड़ें, है ना, ऐसे निकली होती है ना। इन जड़ों को अपन क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस। मतलब जो रेडिकल से तो नहीं निकली, ये इसके नोड इंटरनोड से निकली है, तो इनको क्या बोलेंगे अपन? एडवेंटिशियस रूट्स बोलेंगे। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं इसका भाग। तो इसके जो रूट्स होते हैं उसके उसमें कौन कौन सा भाग होता है? सबसे पहला होता है जड़ टोपी या रूट कैप, दूसरा होता है वृद्धि क्षेत्र मतलब मेरिस्टेमेटिक जोन, और तीसरा होता है प्रसार क्षेत्र या एलोंगेशन जोन, और चौथा होता है आपका मैच्योरेशन जोन, है ना। तो ये देखो, ये जो हिंदी में लिखा है ना आपका ब्लैक कलर से, ये मैंने किसी मैंने पढ़ के तो दिया है, लेकिन इसको भी पढ़ते जाना आप लोग साथ साथ। मैं समझाने पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, है ना। तो अपन देख लेते हैं कैसे, कि जैसे यहाँ एक जड़ बना के देता हूँ आपको, है ना। ये आपकी एक जड़ है ना, ये ऐसे करके मैंने एक जड़ बना दी। तो सबसे पहले अपन ने क्या चीज देखी कि रूट कैप होता है ना। तो ये जो आपका रूट है यहाँ खत्म हो गया, और ये ऐसे करके एक स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं? रूट कैप बोलते हैं ना। ये रूट कैप क्या होता है? यहाँ जो आपका ये सेल्स है ना, यहाँ पे ये यहाँ पे होती हैं आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होती हैं? अपनी सेल मतलब डिवाइड होती हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करती हैं, और डिवाइड होंगी तो पीछे की साइड ऐसे बढ़ती जाएंगी, तो उनकी जो लेंथ है, विड्थ है, ये सारी चीजें बढ़ती जाएंगी। तो ये मेरिस्टेमेटिक जोन को प्रिवेंट करने के लिए इस रूट कैप होती है ना, ऊपर साइड। ये वाला हिस्सा क्या हो गया? रूट कैप। ये हो गया आपका मेरिस्टेमेटिक जोन। ये हो गया आपका एलोंगेशन जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन मतलब जहाँ पे सेल्स बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड कर रही हैं, अपने आप को विभाजित कर रही हैं। रूट कैप ये आपके मेरिस्टेमेटिक जोन को प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप का एक स्ट्रक्चर बना दिया है सेल्स ने। और ये हो गया आपका एलोंगेशन सेल्स, मतलब जब आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड हो गई, अब वो अपने आप को बढ़ाने में आ गई। मतलब पहले एक बच्चा पैदा होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो बच्चा यहाँ पे पैदा हो गया है, अब वो यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ने की कगार पे है ना। अब वो बच्चा बड़ा होगा यहाँ के, मतलब जो सेल्स थी आपकी वो यहाँ की एलोंगेट होगी या फिर बढ़ेंगी, अपने आप में वृद्धि करेंगी। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे, ये क्या होता है आपका? मैच्योरेशन, है ना। रीजन ऑफ मैच्योरेशन, यहाँ आके मैच्योर हो चुका है, मतलब आपका बच्चा बड़ा हो गया है, मैच्योर हो गया। अब वो समझता है कि हमें अपना काम क्या करना है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपने रूट के पार्ट कर लिए, कौन कौन सा? रूट कैप, ये हो गया आपका रूट कैप, ये कौन सा? आपका मेरिस्टेमेटिक जोन, ये कौन सा? एलोंगेशन जोन, और ये कौन सा? मैच्योरेशन, है ना। ठीक है, आगे सबको समझ में अच्छे से ना? ठीक है, चलो भैया आगे देख लेते हैं। आपका वृद्धि क्षेत्र, प्रसार क्षेत्र, परिपक्वता क्षेत्र, है ना। ये सारे अपन ने पढ़ लिए। अब इनके कार्य देख लेते हैं अपन। इनके कार्य क्या होते हैं? स्थिरीकरण, पौधे की मिट्टी को स्थिर बनाए रखना। अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन किसका? मिनरल्स का, खनिज लवणों का, है ना, अवशोषण करना। भंडार, कुछ जड़ें भोजन संग्रह करती हैं। मतलब देखो कई बार क्या होता है, जो रूट होती हैं वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं। मॉडिफाई करना मतलब परिवर्तित हो जाना। कैसे कर लेती है कि मतलब जैसे गाजर और सलजम होता है, वो अपने आप अंदर फूड स्टोर करके रखती है ना। फूड स्टोर करना मतलब भोजन जैसे ग्लूकोज सुक्रोज को अपने अंदर इकट्ठा कर लेती है ना, और अपन उसको उखाड़ के खा जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका मॉडिफिकेशन हो गया। मतलब कुछ रूट्स होती हैं जो भंडारण का काम करती हैं, भोजन संग्रह का काम करती हैं। फिर आते हैं अपन किसके बारे में? तना के बारे में। मतलब आप पढ़ लेते हैं अपन किसके बारे में? स्टेम के बारे में, है ना। इसमें क्या होता है भैया? संरचना और कार्य संरचना। इसमें कैसे? सबसे पहले पौधों का हवाई भाग, मतलब जो जमीन के ऊपर होता है, हवा में होता है, उसको क्या बोलते हैं? तना बोलते हैं। जो पत्तियां, फूल, फलों को सहारा देता है। ठीक है, ये तो चीज भैया नॉर्मल सी है, पेड़ देखा है अपने जीवन में तो हमको ये चीज समझ आती है। फिर ये कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला होता है आपका खड़ा तना या इरेक्ट। दूसरा होता है लता, मतलब क्लाइंबिंग स्टेम जो होती है। फिर होता है रेंगने वाला, वो घास फूस होती है ना, जैसे दूबा होती है अपने घर पे, है ना। दूबा का नाम सुना है ना, वही वाली। तो वो रेंगने वाली, क्रीपिंग होती है। अब इसमें भाग कौन कौन? ये तो चीज समझ आ गई ना, कौन कौन सी कितने प्रकार की? इरेक्ट, क्लाइंबिंग और क्रीपिंग। एक जो सीधा खड़ा होगा, दूसरा होगा जो मतलब दीवार पे, है ना, जो मनी प्लांट होता है जैसे, और बेल वगैरह होती है जैसे आपका लौकी की,
है ना, ऐसे करके। तो वो किसी के सहारे पे, मतलब जैसे ये पेड़ है, ये इरेक्ट वाला है, फिर कोई दीवार पे चढ़ रहा है ऐसे ऐसे करके वो, और दूसरा आपका जैसे ये जमीन पे रेंग रहा है, यहाँ पे इसने फिर ये जमीन पे रेंग के ऐसे करके, है ना, ये वाला। ठीक है, ये घास फूस में तीनों हो गए आपके। अब आते हैं अपन इसके भाग पे। तो जो तना होता है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं उसके बारे में अपन को पढ़ना है। इसमें क्या क्या लिखा भैया, कौन कौन से भाग होते हैं इसमें? कौन कौन से भाग होते हैं? नोड होता है, इंटरनोड होता है, और तीसरा क्या होता है? बड होती है। देखो अब बताते हैं इसको आपको। जैसे ये तना है ना, ये एक मैंने आपको तना बना दिया, ये भैया आपकी जमीन है और ये आपका एपिकल छोड़ो ऊपर का पार्ट। तो इसमें क्या होता है, कई बार आपने देखा बीच में ऐसी गांठें होती हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बहुत सारी। तो यहाँ से जो आपकी दूसरी ब्रांचेस निकल रही होती हैं, कई बार यहाँ से पत्तियां निकल रही होती हैं, है ना। तो ये जो मैंने बीच में गांठ बनाई, ये जो मैंने बोला, इसको अपन क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोला अपन ने? नोड बोला। इस पे पेंसिल तो मेरे पास है नहीं, तो यार थोड़ी राइटिंग गंदी है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी नोड हो गया और ये भी नोड हो गया। अब इन दो नोड के बीच का जो जगह बचा है, देखो जैसे ये एक नोड है और ये एक नोड है ना। तो इन दोनों नोड के बीच का जो एरिया बचा ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? इंटर नोड। मतलब नोड के बीच वाला हिस्सा, उसको क्या बोलेंगे? इंटर नोड ही ना बोलेंगे। इंटर मतलब बीच वाला, और नोड मतलब दो नोड के बीच का, इंटर नोड, है ना। तो इंटर नोड को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? ये तो मुझे नहीं दिख रहा यार, एक मिनट देखिएगा अभी, है ना। पर्व बोलते हैं, पर्व करके कुछ लिखा है यार, हाँ पर्व ही लिखा है ना। इंटरनोड को क्या बोलते हैं? पर्व बोलते हैं। और फिर आता है आपका कौन कौन सा? आपने पर्व संधि पढ़ लिया, मतलब नोड पढ़ लिया। नोड क्या हो गया? ये है ना, जो गांठ जैसे होते हैं ना पेड़ में, मतलब जिसमें से ये आपकी ब्रांचेस या लीव्स निकल रही हो, तो उसको क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। और दो नोड के बीच के हिस्से को क्या बोलते हैं? इंटरनोड या पर्व बोलते हैं, है ना। अब बड होता है, बड क्या चीज होती है भैया? कि जैसे जब कोई पत्ती उग रही होती है, मतलब वो उसके नोड से जस्ट उग रही होती है, बिल्कुल छोटी सी, अब जो बिल्कुल अपने इत्तू सी होती है ना, बिल्कुल उग रही है, बिल्कुल छोटी सी है, तो वो जो चीज होती है उसको क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं, है ना। तो वो जो आपकी पत्ती की जो बड है उसको क्या बोलेंगे? लीफ बड बोलेंगे। और जो आपके जैसे फूल होता है, फूल में भी एकदम छोटी सी बड होती है, उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरल बड बोलते हैं, है ना। बड समझ आ गया होगा होप सो। नोड, इंटरनोड और बड, ये स्टेम के 3 पार्ट्स हो गए। ठीक, अब आ जाते हैं आगे। अब आते हैं अपन इसकी आंतरिक संरचना पे। तो आंतरिक संरचना क्या होती है भैया? इसमें क्या होता है? सबसे बाहर एपिडर्मिस या फिर बाह्य त्वचा होती है, फिर होता है इसमें कॉर्टेक्स, और इसमें होते हैं वस्कुलर बंडल्स, है ना। सबसे बाहर की त्वचा को क्या बोला भैया अपन? एपिडर्मिस बोल दिया। ये मतलब देखो, ये स्टेम ऐसी खड़ी थी, तो इसको मैंने ऐसे काट के और टेढ़ा करके दिखा रहा हूँ, समझ रहे हो ना कैसे? ये ऐसे पीछे की साइड लंबी होगी, है ना। ये जो बीच का है, यहाँ पे क्या होंगे? इसमें वस्कुलर बंडल्स होंगे, या फिर आपके क्या होंगे? संवहन बंडल, है ना। संवहन बंडल में क्या क्या होते हैं? अपन ने 2 टाइप के पढ़े थे ना क्लास में। क्या पढ़े थे? पहला होता है जाइलम, दूसरा क्या होता है? फ्लोएम। जाइलम किसका प्रवहन करता है? जल का। और फ्लोएम किसका? खाने का या भोजन का। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम इसके बीच में प्रेजेंट होते हैं। बाहर की लेयर को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। ये हमने क्लास में भी बताया था। इपी मतलब सबसे बाहर की, और डर्मिस का मतलब होता है लेयर। या फिर ब्राहा, यहाँ पे क्या लिखा है? ब्राहा मतलब बाहर का, और त्वचा मतलब इसकी लेयर, जैसे लेयर होती है त्वचा, एक लेयर ही तो है। तो एपिडर्मिस, एपी मतलब ऊपर की, डर्मिस मतलब लेयर, एपिडर्मिस। और इसके भीतर का जो पार्ट है ये वाला जो बचा है, इसको क्या बोलेंगे अपन? कॉर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो बचे हैं, इसके अंदर बंडल्स होते हैं। संवहन बंडल मतलब इनको क्या बोलते हैं? वस्कुलर बंडल्स मतलब जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, इनका अपना अपना काम होता है। जाइलम का क्या होता है कि वो पानी का प्रवहन करता है, और दूसरा होता है क्या? फ्लोएम, जो क्या करता है? खाने का प्रवहन करता है। ठीक है, ओके। कहीं को समझना है तो एक बार बता देना, ठीक है। अब इसका कार्य क्या होता है भैया? ये तो सबको पता है कि पत्तियों को, फूलों को, फल को सहारा देता है। संवहन मतलब, संवहन में परिवहन बोल रहा था शायद, मतलब ट्रांसपोर्ट, है ना। मेरा मतलब ट्रांसपोर्ट से था कि मतलब जाइलम फ्लोएम को किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ओके, ठीक है। फिर आता है भंडारण। तो कुछ तने जैसे कि आपका आलू हो गया, अदरक हो गया। जो अपन ने पीछे देखा था ना सलजम, प्याज, वो प्याज तो लीफ का है। जो अपन ने पीछे देखा था वो किस चीज का था? वो था आपका रूट का मॉडिफिकेशन। और ये किसका है? आपका स्टेम का मॉडिफिकेशन, आलू और अदरक, है ना। ठीक है, फिर आते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो हरे तने प्रकाश के संश्लेषण में भी मदद करते हैं, है ना। पीछे अपन ने कैरेट टर्निप देखा होगा, रूट का मॉडिफिकेशन। अब आप आते हैं प्रकाश संश्लेषण। जो आपका हरा तना होता है, मैंने कई बार बताया था कि मतलब जिसके लीव्स होते हैं,
लीव्स जिसमें बहुत छोटे छोटे, जैसे आपके रेगिस्तान के प्लांट्स होते हैं, C4 प्लांट्स जो होते हैं, जिनको C4 प्लांट्स बोलते हैं, उनमें हरा तना होता है ना, तो उसमें लीव्स तो होते नहीं है भैया। तो ये जो तना होता है यही अपना क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस है वो करता है। ठीक है, फिर आते हैं दूसरा प्रजनन। कायादिक देखो जैसे कि आपका गन्ना है ना, तो उसमें आप डायरेक्ट स्टेम तोड़ के लगा देते हैं, नोड इंटरनोड लगा देते हैं। गुलाब का देखा होगा आपने, गुलाब की पुरानी अपन टहनी तोड़ के और लगा देते हैं जमीन पे, तो वो उग जाता है। तो ऐसे करके ये प्रजनन में भी मदद करता है। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या देख लिया, अपन ने इसके प्रकार देख लिए कौन कौन सी, इरेक्ट, क्लाइंबिंग और क्रीपिंग स्टेम। दूसरा अपन ने नोड समझ लिया, उसके बीच का पार्ट इंटरनोड समझ लिया, और बड समझ लिया। बड समझ आ गया ना, बहुत छोटा सा, जब पत्ती या फिर कोई भी फूल जब जस्ट उगने की अवस्था में होता है, जब बिल्कुल उगना वो स्टार्ट करता है, उस स्टेज को क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अपनी आंतरिक संरचना में। अपन ने देख लिया एपिडर्मिस सबसे बाहर की लेयर, उसके अंदर कॉर्टेक्स होता है जो भरा होता है, कॉर्टेक्स है ना, फिर उसके अंदर होते हैं जाइलम और फ्लोएम या फिर संवहन बंडल्स होते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है, सहारा देना, खल खनिज भोजन का परिवहन करवाना, है ना, और तनों में भोजन संग्रह का भी काम करता है ये कभी कभी। उसके उदाहरण क्या है आपके, आलू और अदरक, है ना। और प्रकाश संश्लेषण में भी हरा तना मदद करता है कई बार। ठीक है, ओके, एक बार देख लो इसको अच्छे से, कुछ समझ ना आया हो तो बता देना। ठीक, बढ़े आगे, चलो अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ स्टेम। ये तो आपने देख ही लिए है ना। थॉर्न्स क्या होते हैं, मतलब ये एक मॉडिफिकेशन होता है, उसमें स्टेम का एक पार्ट होता है। कांटा समझते हो ना, थॉर्न कांटा, वो इसलिए होता है कि मतलब जब बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन होने लगता है, मतलब जब बहुत ज्यादा बाष्पोत्सर्जन होने लगता है, तो वो कई बार अपनी लीफ को थॉर्न में मॉडिफाई कर देता है कि भैया ट्रांसपिरेशन भी रुक जाए, और कई बार जो अपनी गाय बकरी खा लेते हैं ना पेड़ को, तो उससे प्रोटेक्शन भी हो जाता है ना। ये मैं स्टेम्स की बात कर रहा था। ऐसे जो हरे स्टेम होते हैं वो किस चीज में मदद करते हैं, आपके प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, और क्लाइंबिंग स्टेम ये रही कि ये देखो ऐसे चढ़ रही है ना, ऐसे गोल गोल करके, ये आपकी क्लाइंबिंग का है। ठीक है, ट्यूबर ये आपके पोटैटो है ना, फूड स्टोरेज का काम कर रहे हैं। बॉडी स्टेम है ये, बहुत सारी बोर्ड है। ठीक, क्लैडवुड्स तो आपको है ही नहीं। चलो अब आ जाते हैं अपन पत्ती के बारे में पढ़ते हैं। पत्ती की संरचना एवं कार्य संरचना प्रकृति क्या होता है भैया, तने पर पर्व संधियों से निकलने वाला हरा चपटा भाग है ना। ये देखो जैसे मैं बता रहा था ना आपको, नोड, ये रहा नोड है ना, नोड से निकली ना ये पत्ती आपकी, और ये बहुत छोटे छोटे स्टिप्यूल्स हैं जो ऐसे होते हैं, बड्स होते हैं इन्हीं की तरह। ठीक है, और ये यहाँ पे नोड है, और यहाँ पे थोड़ा और आगे यहाँ पे भी एक नोड होगा, और थोड़ा आगे यहाँ पे भी एक नोड होगा। तो इन दो नोड के बीच को इंटरनोड, इन दो नोड के बीच को इंटरनोड। ठीक है, आगे समझ। अब देख लेते हैं अपन पेटियोल। पेटियोल क्या होता है भैया, पेटियोल क्या होता है, देखो इस पे लिखा है ना, ये रहा पेटियोल आपका। पत्ती मतलब इसकी तने से स्टार्ट होके इसकी पत्ती जो तक स्टार्ट है उसके बीच का भाग, ये जो है इसको क्या बोलेंगे अपन, पेटियोल बोलेंगे। पत्ती के तने से जोड़ता है, इसको क्या बोलते हैं, पत्ती को तने से जोड़ता है। आपकी स्टेम से लीफ को जोड़ने का काम कौन करता है, आपका पेटियोल करता है। फिर आते हैं लेमिना। लेमिना क्या होता है भैया, पत्ती का चपटा हरा भाग है ना, ये है आपका लेमिना, ये जो दिख रहा है आपको है ना, ये क्या है, लेमिना। फिर आते हैं आपके वीन। वीन क्या होते हैं भैया, वीन या फिर सिराएं क्या होती हैं, इसको इंग्लिश में आप देखते जाइएगा है ना, मैं हिंदी में इंग्लिश में पढ़ता जा रहा हूँ, आप हिंदी में देखते जाइए, जैसे पर्णवृंत, पर्णफलक, सिराएं है ना। सिराएं क्या होती हैं भैया, देखो ये जो दिख रही ना आपको ऐसे, ये वाली जो निकली है इनको क्या बोलते हैं, सिराएं बोलते हैं है ना, वेन्स बोलते हैं। इनसे भी बहुत छोटी छोटी निकल रही होती है यहाँ से ऐसे धीरे धीरे करके, उनको बोलते हैं वेनलेट्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ध्यान ही बता दिया एक बार लेकिन। ठीक है, तो आपको तीनों चीजें समझ आ गई, पहला नोड समझ आ गया, पेटिकल समझ आ गया, लीफ लेमिना समझ आ गया, और आपको वेन समझ आ गई। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन इसके पत्ती के प्रकार पे भैया। तो पत्ती के जो प्रकार होते हैं वो होती हैं दो प्रकार की, सिंपल और कंपाउंड, मतलब सरल पत्ती होती है और संयुक्त पत्ती होती है। तो सरल पत्ती कैसी होती है भैया, कि एकल पर्णफलक, जैसे कि आम, आपने देखा होगा कई बार एक ये पत्ती है। ठीक है, ठीक है भैया है, ठीक है, इसमें आपको यहाँ से कहीं से भी कटी पिटी नहीं दिख रही है ना, नहीं दिख रही। ये जो बीच वाली लाइन बनाई इसको क्या बोलते हैं, मिडरिप बोलते हैं। ठीक है, मिडरिप तक इसके इंसेशन, मतलब इसमें कटा पिटी नहीं है ना, ये सीधे इसको क्या बोलेंगे, एक ही पत्ती बोलेंगे। ये कौन सी, सिंपल लीफ है आपकी है ना। और एक और पत्ती जैसे आपने नीम का देखा होगा, तो ये आपकी मिडरिप, उसमें से बहुत सारी छोटी 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 करके ऐसे निकली होती है, मतलब ये इसका जो इंसेशन है वो कहाँ तक पहुंच रहा है, मिडरिप तक पहुंच रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कंपाउंड लीफ बोलते हैं। ठीक है,
सिंपल लीफ मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि कई लीव्स होती हैं ऐसे करके, मतलब ऐसे होंगी और ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके होंगी। इसको भी अपन सिंपल लीफ में ही लेंगे, है ना। बस ये जो आपका कटा ये अगर यहाँ तक आ गया मतलब ये अब कंपाउंड लीफ हो जाएगी फिर, है ना। जैसे अगर ये ऐसी थी अब ऐसे करके ऐसी ऐसी हो गई, ऐसे ऐसी ऐसे ऐसी, तो फिर इसको क्या बोलने लगेंगे अपन, कंपाउंड लीफ बोलने लगेंगे। ठीक है, ओके। चलो क्या पढ़ लिया अपन ने, सरल आपकी सिंपल लीफ पढ़ ली और कंपाउंड लीफ पढ़ ली। जैसे कंपाउंड लीफ में क्या आ गया आपका, नीम आ गया, है ना, आम आ गया। आम की पत्ती कैसी होती है, सिंपल होती है भैया, जैसी सब पत्तियां होती हैं ऐसी आम की। और नीम का होता है कि मतलब वो ऐसे होती है, उस पर छोटी छोटी पत्तियां ऐसे ऐसे करके लगी हुई होती हैं। आम की पत्ती ऐसे नॉर्मल, और लीफ वो नीम की पत्ती आपकी ऐसे ऐसे उसमें बहुत छोटी छोटी लगी होती है ना। ये एक पत्ती है पूरी, और ये भी एक पत्ती पूरी है ना। ठीक, सिंपल और कंपाउंड में अंतर समझ आ गया, और नहीं आया तो एक बार हमें बता देना, ठीक है। फिर आते हैं अपन, कंपाउंड लीफ हो गया। इसकी आंतरिक संरचना में आते हैं, इसमें भी एपिडर्मिस होती है सबसे बाहर, फिर आती है आपकी मेसोफिल सेल्स होती हैं, और फिर आता है आपका संवहन मंडल, मतलब जो पत्ती होती है उसमें भी आपकी एपिडर्मिस होती है, मेसोफिल सेल्स होती है, एक सेल्स होती हैं जो अपना फंक्शन परफॉर्म करती है ना, फोटोसिंथेसिस वगैरह का। और फिर होता है संवहन मंडल, मतलब आपके वही बस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अपन प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल द्वारा सूर्य से प्रकाश भोजन के निर्माण को क्या बोलते हैं अपन, फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। बाष्पोत्सर्जन भी कहाँ से होता है, पत्ती से होता है। गैस विनिमय भी किससे होता है, पत्तियों से होता है। और कई बार जो होता है वो पत्तियां भी मॉडिफाई कर जाती हैं खाने को संग्रह करने में, उसका उदाहरण क्या है, प्याज है। फिर दूसरा आता है सुरक्षा व प्रजनन। कुछ पौधों में कांटे या काई का प्रवर्धन में मदद करते हैं, मतलब आपकी प्रिवेंशन या फिर सुरक्षा में मदद करते हैं, है ना। ठीक है, ये होगा इसके क्या तो कार्य हो गई, क्या क्या काम करती है पत्ती। अपन ने सबसे पहले इसके टाइप्स देखे कौन कौन से, सिंपल और कंपाउंड लीफ। फिर अपन ने उसके क्या पढ़े, उसके अंग पढ़े कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपकी मिडरिप, वो लीफलेट वगैरह, है ना। और क्या बोलते हैं, बस्कुलर बंडल्स भी होते हैं, ये भी देखा अपन ने। स्टिक्यूल्स होता है वो भी देखा, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर अपन ने इसके कार्य पढ़े कि ये क्या क्या कार्य करती है। ठीक है, अभी यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, आगे समझ, एक बार हैंड रेज कर दो। ठीक, ओके। चलो अब यहाँ ये अब खत्म हो गया। अपन ने इसमें क्या क्या पढ़ लिया भैया, अपन ने पढ़ लिया सबसे पहले अपन ने किसके बारे में पढ़ा, रूट के बारे में पढ़ा। रूट के बारे में अपन ने क्या क्या पढ़ा कि भैया जो रूट्स होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, बताओ। सबसे पहले होती है अपनी टैप रूट, फिर होती है अपनी फाइब्रस रूट, फिर होती है अपनी एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट के बारे में अपन ने पढ़ा कि मतलब लंबी, फिर उसमें 3 रीजन्स होते हैं। कौन कौन से रीजन, मतलब सबसे पहले आपका मेरिस्टेमेटिक जोन, फिर आपका एलोंगेशन जोन, फिर आपका मैच्योरेशन जोन, है ना। और जो आपकी फाइब्रस रूट थी वो किस में प्रेजेंट थी, आपके वीट में प्रेजेंट थी। और जो एडवेंटिशियस रूट थी वो किस में, बनयान ट्री में प्रेजेंट थी। उसको हिंदी में तो मैं देख नहीं पाया, है ना। फिर क्या बोलते हैं, फिर अपन ने किसके बारे में पढ़ा, लीफ के बारे में पढ़ा। लीफ के बारे में अपन ने क्या क्या देखा कि मतलब उसकी जो लीव्स होती हैं वो कौन कौन से 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है सिंपल लीफ होती है, एक कंपाउंड लीफ होती है। और कुछ भी छूट गया क्या पीछे, लीफ के बारे में पढ़ लिया। स्टेम के बारे में भी पढ़ा था अपन ने कि स्टेम्स जो होती है मतलब उसके भी 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा, अपना इरेक्ट होता है, क्लाइंबिंग होता है, क्रीपिंग होता है। नोड के बारे में देखा, इंटर नोड के बारे में देखा, बट के बारे में देखा, है ना। और इनके सबके अपन ने कार्य पढ़े कि इनका क्या क्या कार्य होता है। ठीक है, ये सब आप एक बार और देख लो। सबसे पहले अपन ने जड़ के बारे में पढ़ा, जड़ के अपन ने टाइप्स पढ़े, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, उसके अपन ने पार्ट्स पढ़े कौन कौन से, रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक, एलोंगेशन, मैच्योरेशन। फिर अपन ने उसके कार्य पढ़े, क्या क्या वो कार्य करता है। ठीक है, फिर अपन आ जाते हैं दूसरा तना पे, ये मैं शायद छोड़ दिया है एकदम से, है ना। फिर आते हैं इसमें कौन कौन सा, इरेक्ट होता है, क्लाइंबिंग होता है, क्रीपिंग होता है। इसमें नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं, इंटरनोड्स भी और बड्स भी। ठीक है, और ये अपन इसके बारे में इसकी भी देख ली कि मतलब इसके एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, और इसके जो कार्य होते हैं वो सारे अपन ने देख लिए। ठीक है, ये साफ करते जाते हैं, नहीं ऐसे गंदा सा अपलोड हो जाएगा आपके ऐप पे। और बताओ यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बता दो एक बार। ये आपका एक चैप्टर, एक यूनिट खत्म हो गई है प्लांट्स के बारे में। इसको भी साफ ही कर देते हैं, खाली पेज मिल जाएगा, या आगे जरूरत पड़ जाएगी इसको समझा देंगे कुछ।
चलिए अब आ जाते हैं अपन पौधों के वर्गीकरण पे। तो देखो सबसे इसमें पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है भैया, सबसे पहले इसमें आप ये चीज याद कर लो, है ना, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, आ भी जाता है कई बार। एम्स पैरामेडिकल के में आ गया था, अभी 13 तारीख को एक एग्जाम हुआ था एम्स पैरामेडिकल का, बायोमैथ्स वाले बच्चों के लिए होता है। उसमें ये इसमें से बीच में से एक गायब कर दिया था और बताया था, पूछा था कि बताओ यहाँ क्या आएगा। तो ये आप इसका सीक्वेंस याद कर लो, है ना, ऐसे करके। सबसे पहले क्या होता है, स्पीसीज होता है, फिर होता है जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन और किंगडम। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, स्पीसीज होता है। स्पीसीज बहुत सारी स्पीसीज मिलकर जीनस बनाती हैं, है ना, कि मतलब कोई एक जीनस है, मतलब कोई एक जीनस आपको दे दिया, उसकी स्पीसीज बता दी, मतलब स्पीसीज और जीनस जो होती है वो हर एक प्लांट की स्पेसिफिक होती हैं। और फिर आता है फैमिली। फैमिली में आपको अभी आगे अपन प्लांट्स की फैमिलीज देखेंगे, ब्रासिकेसी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी, फैबेसी, है ना, ये सारी फैमिलीज होती हैं। फिर उसके बाद उसकी ऑर्डर होता है, फिर उसकी क्लास होती है, फिर डिवीजन होता है और किंगडम होता है। सबसे बड़ा जो होता है वो होता है किंगडम। जैसे कि आपका प्लांट है जो एक किंगडम है ना, एनिमल जो है वो एक किंगडम है। फिर प्लांट के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिवीजन हैं, बहुत सारी अलग अलग क्लासेस हैं, बहुत सारे अलग अलग फैमिलीज हैं, ऑर्डर्स हैं, है ना। फिर उसकी जीनस है, और फिर जीनस और स्पीसीज की बेसिस पे अपन नाम रख देते हैं किसी प्लांट का, है ना। तो ये आप याद कर ले एक बार, सबसे छोटा क्या होता है, स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर क्लास, डिवीजन और ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, किंगडम। किंगडम को फाइलम भी बोलते हैं, है ना। कर लो एक बार, इसको याद कर लो। तो ऐसे एक बार ऐसे देख लो। ओसीडी का बीमारी नाम सुना है ना, ओसीडी करके होता है, किसी बच्चे को एक ओसीडी है ना। तो जो स्पीसीज है ना, स्पीसीज की जीएफ है, स्पीसीज की क्या है, जीएफ, उसकी जीएफ को क्या है, ओसीडी है। ठीक है, स्पीसीज की जीएफ को क्या है, ओसीडी है। ठीक है, अब तैयार हो जाएगा ना। सबसे छोटा क्या, स्पीसीज, स्पीसीज की क्या, जी मतलब जीनस, एफ मतलब फैमिली, ओ, सी और डी मतलब ऑर्डर, क्लास, डिवीजन। और सबसे बड़ा तो किंगडम, तो याद ही रहेगा। ठीक है, अब नहीं भूलोगे। क्या क्या पढ़ा अपन ने, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ओ, सी, डी, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, और फिर किंगडम और स्पीसीज, ये दो तो याद हो ही जाएंगे। स्पीसीज सबसे छोटा और किंगडम सबसे बड़ा। ठीक है, हो गया याद, बोलो, हैंड रेज करके ही बोला करो भैया, मुंह से नहीं बोलते तो। हाँ ठीक, ओके ओके, समझ गया कि हो गया याद, है ना। अब अपन देख लेते हैं इसमें वर्गीकरण का आधार क्या था भैया, कि जब पौधों की जो संरचना है वो देखा था, प्रजनन देखा था, जीवन चक्र देखा था, और विकासात्मक विशेषताएं देखी थी। इसके आधार पर इसका प्लांट का वर्गीकरण किया गया था, है ना। तो पौधों की पहचान, मतलब उसका उद्देश्य क्या था वर्गीकरण का, कि मतलब कोई भी अपन को, जैसे रैंडमली अपन घूम रहे हैं, अपन को एक प्लांट मिल गया है ना, तो अपन उसको, उस पे पौधे की पहचान कर सके। जैसे कि आज है, आप गुलाब को कैसे समझते हो कि ये गुलाब का पेड़ है, क्योंकि उसको पहले किसी ने इन्वेंट कर दिया है ना, उसका स्पेसिफिक नाम दे दिया है, साइंटिफिक नेम दे दिया है, फिर उसकी अलग अलग जीनस बता दिया, आपको स्पीसीज बता दी, ये सारी रिसर्च हो चुकी है उस पर, तो आपको वो पौधे की पहचान है। फिर उनके संबंधों को समझना कि भैया ये वाला पेड़ है, ये किसका बाप है, ये किसका बाप है, ऐसे कह के समझते हो ना। तो मतलब जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पढ़ते हैं, जैसे अपन को पता है कि अपना विकास कैसे हुआ, है ना, जैसे अपन पढ़ते हैं ना, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ये सारी, तो ऐसे विकास को, ये जो आपका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ना, ये सारी चीजें समझने के लिए उनके संबंधों, ये सारे संबंध और वैज्ञानिक अध्ययन को सरल बनाने के लिए, भैया कोई साइंटिस्ट है, अब उसको कोई प्लांट मिल जाएगा, उसको पता तो होना चाहिए कि इसमें क्या विशेषताएं हैं, इसको हम किस उपयोग में ले सकते हैं, इसका कैसे मॉडिफाई करें तो ये और हमारे लिए यूजफुल हो जाएगा। तो ये सारे वैज्ञानिक अध्ययनों को सरल बनाने के लिए अपन ने क्या किया, पौधों का वर्गीकरण किया। ठीक है, अब ये देख लो आप, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन और किंगडम। ठीक है, विशिष्ट पहचान होती है, मतलब कोई भी जो जीनस या स्पीसीज होती है वो अपने आप में विशिष्ट होती है। मतलब आपने किसी चीज का जीनस या स्पीसीज बता दिया, मतलब हमको सब पता चल गया कि अब वो ऑर्डर कौन सा होगा, क्लास कौन सी होगी, कौन से किंगडम, फाइलम का होगा, है ना, ये सारी चीजें। और फैमिली होती है समान पुष्पीय संरचना, मतलब एक, जैसे एक अपन ने कोई भी स्पीसीज है, उसका अपन ने फूल उठा लिया है ना, अब उसके जैसे फूल जैसे जो होंगे वो मतलब एक ही फैमिली के ग्रुप के हैं। मतलब जैसे एक हमने कोई फूल उठा लिया, उसमें भैया 5 पत्तियां हैं, पत्तियां नहीं 5 पंखुड़ियां हैं, है ना, 2 एंड्रोसियम है, 2 गाइनोसियम है। अब ऐसे और जो फूल होंगे, और ये सारे किसके ऐसे होंगे, एक ही फैमिली के होंगे, है ना।
और समान विशेषताओं वाले परिवार का एक समूह बन जाता है। जैसे समान समान परिवार मिल गए तो उनका एक समूह बना दिया, उसको क्या बोल दिया, एक ऑर्डर बोल दिया। ठीक है, और ऐसे ही होता है क्लास डिवीजन और फाइलम में। फाइलम का तो आपने ये पढ़ा ही होगा, किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लास जो आर्य बेटकर जी ने दिया था 1969 में, क्लास में मैंने पढ़ाया है ना। ठीक है, आगे समझ और देखना है किसी को, अच्छे से देख लो और याद कर ली, ये तो बहुत जरूरी है भैया, ये तो याद ही कर लेना है ना। चलो, छोटे भाई बहन को पढ़ाने के भी काम आएगा, है ना। चलो, अब जो प्लांट्स के जो प्रमुख प्रकार थे आपकी, मतलब जो पादप जगत का जो मुख्य वर्गीकरण था वो 5 था। कौन कौन सा आपका? सबसे पहले एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, है ना। तो आपकी जो सबसे पहले एल्गी है उसको क्या बोलते हैं अपन? थैलोफाइटा भी बोलते हैं। इसमें सरल संरचना होती है, एकदम इजी, बिल्कुल नॉर्मल। एल्गी नहीं देखी यार, एल्गी शैवाल जो होती है बिल्कुल नॉर्मल सा स्ट्रक्चर, कुछ नहीं होता उसमें, है ना। फिर आते हैं आपके ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में आपके मस्कुलर बंडल से एब्सेंट होते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं? एम्फीबियन, मतलब ऐसे जोकर भी बोलते हैं इसको, एम्फीबियन और प्लांट किंगडम बोलते हैं ना। मतलब जो, छोड़ो अभी वो आपके काम का नहीं है, तो ब्रीफ करें फालतू घुसे। क्या बोलते हैं आप? देखो इसमें बिना संवहन ऊतक के होते हैं ये। देखो मेन चीज क्या याद करनी होती है, जैसे सबसे सरल संरचना किसकी है? एल्गी की है ना। और ऐसे मतलब ऐसे प्लांट्स जो क्या करते हैं कि मतलब नंगे बीज उत्पन्न करते हैं, मतलब उनके पास ओवरी नहीं होती है, बस सीड होता है। मतलब सीड जो होता है वो ओवरी से कवर्ड नहीं होता है। तो जो नॉर्मल सीड प्रोड्यूस करता है, मतलब न्यूड सीड्स जो प्रेजेंट करता है, जिम्नोस्पर्म होता है वो, है ना। और जिसके अच्छे सीड्स मतलब वेल डेवलप्ड है, मतलब उसके अंदर सीड है, वो ओवरी से कवर्ड है ऊपर से, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? एंजियोस्पर्म बोलेंगे, है ना। ठीक है, तो ये आपने जिम्नोस्पर्म याद हो गया, एंजियोस्पर्म याद हो गया। और अपन को क्या? फंजाई, एल्गी जो है, एल्गी कैसे सरल संरचना वाली है, मतलब एकदम बिना जड़, बिना तना, बिना पत्ती, मतलब इनके पास कुछ नहीं है, बस ऐसे डले पड़े हैं बिल्कुल एकदम, कुछ मतलब कोई नहीं है बिल्कुल। सबसे पहले ऐसे है कि मतलब बस डले हैं, कुछ नहीं है उनके पास, बेकारियों टाइप, है ना। और फिर आज भी ब्रायोफाइट्स, उनके पास धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे इनमें विकास हुआ। मतलब सबसे पहले आपके क्या है? एल्गी आए, है ना। तो उनके पास कुछ नहीं था, ना जड़ था, ना तना था, ना आपके संवहन ऊतक थे। फिर उनके बाद आए ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के मतलब पास थोड़ा थोड़ा आ गया कि मतलब जैसे थोड़े थोड़े आपके स्टेम्स जैसे स्ट्रक्चर आ गया, आपकी लीव्स जैसे स्ट्रक्चर आ गया, आपकी जड़ों जैसे स्ट्रक्चर आ गया। लेकिन उनको अपन ने क्या नहीं बोला? डायरेक्ट जड़ या तना या फिर पत्ती नहीं बोला, ठीक है, थोड़े थोड़े। और फिर आते हैं अपन टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स थोड़े और डेवलप हो चुके थे, है ना। मतलब वो अपने अंदर बीजाणु से प्रजनन करने लगे थे, उनके पास थोड़े थोड़े अपन को वस्कुलर बंडल्स देखने को मिलने लगे थे। फिर उसके बाद आते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म तो अब सीड प्रोड्यूस करने लगे भैया, सीड प्रोड्यूस करने लगे, लेकिन उनके पास ओवरी नहीं होती थी। मतलब जैसे आप समझ लो ओवरी नहीं होती थी कैसे? जैसे आम है ना, आम है, आम के अंदर गुठली है, तो ये जो गुठली है आपको इसको क्या बोलेंगे अपन? सीड बोलेंगे। और बाहर का जो पल्प है जो अपन खाते हैं इसको क्या बोलेंगे? ओवरी बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है? एंजियोस्पर्म है। लेकिन अगर आप सोचो कि इसके बाहर ये पल्प नहीं है, सिर्फ गुठली है, तो ये क्या है? जिम्नोस्पर्म है ना। ऐसे समझा दिया है, आम तो एंजियोस्पर्म ही होता है, ठीक है, समझ गए ना। ओके, चले आगे। पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया भैया? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, है ना। ठीक है, अपने आसपास जो आप प्लांट्स देखते हो ये सारे क्या होते हैं? जनरली एंजियोस्पर्म ही होते हैं। जैसे आप नीम देख लिया, पीपल देख लिया, है ना, ये सारे एंजियोस्पर्म में आते हैं। ठीक है, अब देखो ये ब्रायोफाइट में इसमें मॉस और लेवरबर्ड्स, ये 2 टाइप के प्लांट्स होते हैं। टेरिडोफाइट में फर्न होते हैं, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म समझा ही दिया, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं अपन कहाँ? आपकी फैमिलीज, जो अपन ने अपनी देखा था ना, फैमिलीज होते हैं, ये क्या होते हैं? परिवारों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन ने देखा क्या? कंपोजिट फैमिली। कंपोजिट मतलब एस्ट्रेशिया कंपोजिट, ये बाल। अब जो आगे 5-6 फैमिलीज आने वाली हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से सुनिएगा, है ना। 1 मिनट बस। देखो आवाज आ रही है, एक बार हैंड रेज करके बता दो। ठीक है, आप देखो इसमें क्या होता है, जब अपन फैमिली, कोई भी फैमिली पढ़ रहे होते हैं तो उसमें अपन सबसे पहले क्या देखते हैं? उसका
पुष्प सूत्र देखते हैं। पुष्प सूत्र जो होता है उसके पुष्प सूत्र को देख के अपन को अंदाजा लग जाता है कि भैया ये जो फैमिली है इसमें क्या अरेंजमेंट है, मतलब कैसा क्या देखा हमने कि हमने इसको एस्टरेसी फैमिली में रख दिया। जैसे आपने सूरजमुखी है, सूरजमुखी का फूल देखा तो आप कैसे पता चलेगा कि ये किस फैमिली का, भैया एस्टरेसी का है कि सोलेनेसी का है, किस चीज का है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है ना। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये KCAG जो लिखा है ना, तो सबसे पहले होता है कैलेक्स, है ना। सबसे पहले कैलेक्स, के मतलब होता है कैलेक्स, सी मतलब होता है आपका कैरोला, कैलेक्स कैरोला, फिर होता है ए से एंड्रोशियम और जी से होता है गाइनोशियम, है ना। तो क्या बोलते हैं, इसको कैसे देखा अपन ने भैया कि सबसे पहले गाइनोशियम को अपन समझ लेते हैं। गाइनोशियम क्या होता है, देखो ऐसे बना देते हैं। पहले आपने देखो 10th क्लास में 9th क्लास में एक ऐसे फूल देखा होगा, है ना। ये होता है ऐसे करके और ऐसे करके, और फिर यहीं से ऐसे करके आपके एंथर निकले होते हैं, ऐसे यहाँ से भी एंथर निकले होते हैं। बहुत गंदा सा डायग्राम बन रहा है यार, लेकिन ठीक ही है ना। तो ये देखो, ये जो आपका ये जो दिख रहा है ये आपका क्या है, एंथर है। मतलब ये आपका मेल पार्ट है, मतलब जो पुरुष होते हैं ना, मेल पार्ट होता है। इसमें से क्या आपके पॉलन ग्रेन्स वगैरह निकलते हैं ना। इसको क्या बोलेंगे अपन, एंड्रोशियम बोलेंगे। ये जो ए वाला पार्ट है ना, इसको क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम बोलेंगे। वहीं पे अगर देखो तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पीले कलर से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये वाला क्या है, गाइनोशियम है। मतलब ये फीमेल पार्ट है। मतलब ये आपके ये जो इस पे से पॉलन ग्रेन्स आके इस पे गिरते हैं, फिर अंदर जाते हैं, फिर यहाँ जाके आपका फ्रूट या ओव्यूल बना देते हैं, है ना, सीड बना देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं। ये वाला गाइनोशियम हो गया। वहीं पे क्या बोलते हैं, अगर ये है, ये जो आपको दिख रहा है, जैसे आपने जो जासुन होता है ना, जासुन का जो आप फूल तोड़ोगे तो उसमें क्या बोलते हैं, जो रेड कलर की पत्तियां होती है ना, पेटल्स जो बोलते हैं जिनको अपन, है ना, तो वो किस में आएंगी, ये जो सी होता है इसको बोलते हैं, कोरोला को बोलते हैं ना, मतलब इसके गुच्छे को बोलते हैं। पेटल्स के गुच्छे को क्या बोलेंगे, कोरोला बोलेंगे, है ना। और फिर जो कैलेक्स होता है के, उसको के से डिनोट करते हैं भैया, अब सी से ही होता है, ऐसे लिखते हैं कैलेक्स, है ना, और ऐसे ही लिखते हैं कोरोला। तो सी से हो जाएगा, तो इसको के से डिनोट कर दिया भैया कि अपना कोई भी मिक्स ना हो अल्फाबेट। तो कोरोला क्या होता है, इसके पीछे आपने देखा होगा ग्रीन कलर का ऐसे प्रेजेंट होते हैं कहीं कहीं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं, है ना। तो एक हमने फूल तोड़ा, फूल तोड़ के हमने उसके बारे में देखा कि भैया इसमें क्या है, कितने पेटल्स हैं, कितने सेपल्स हैं, कितने कैलेक्स कोरोला हैं। तो उसके बेसिस पे हमने एक ऐसे फ्लोरल फॉर्मूला बना दिया, है ना। तो कैसे पता चला कि ये जो है, अब देखो ये एक और सिंबल दिया है यहाँ पे, ऐसा ऐसा और ऐसा, है ना। तो जनरली इसको क्या होता है, जो ऐसा होता है, ऐसा बना होता है, इसको क्या बोलते हैं, मेल बोलते हैं। ये किसका सिंबल होता है, मेल का सिंबल होता है। और ये जो होता है, ये किसका सिंबल होता है, फीमेल का सिंबल होता है ना। अब इसमें ये दोनों ही बनी है, दोनों बनी है, मतलब इसके पास मेल भी है और फीमेल भी है, मतलब ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना, इसके पास मेल और फीमेल दोनों है। एक मिनट बस ना, है ना। ये अपन देख लिया कि इसमें मेल, ये वाला जो अपन ने देखा था, इसको क्या बोला अपन ने, इसको बोला मेल, और इसको क्या बोला, फीमेल बोला। तो मेल और फीमेल जहाँ पे दोनों प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल बोलेंगे। मतलब मेल सेक्स भी प्रेजेंट है और फीमेल सेक्स भी प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोला, बाइसेक्सुअल बोला, है ना। मतलब जिसके पास दोनों चीजें प्रेजेंट हो, मेल और फीमेल, इसको क्या बोला, बाइसेक्सुअल बोला। ओके, चलो अपन देख लेते हैं भैया इसमें क्या है। इसमें है आपका मेल और फीमेल दोनों, मतलब ये अपन ने क्या बोल दिया, इसके पास मेल फीमेल दोनों फ्लावर है, मतलब फीमेल भी पार्ट है, मेल पार्ट भी है। अब इसमें क्या लिखा है, K5 लिखा है। मतलब क्या, K5 का मतलब क्या हुआ कि भैया इसके बाहर जो कैलेक्स होती है ना, ये कैसी हैं, 5 हैं, है ना। ऐसे अपन कोई भी फूल बनाएंगे तो उसमें ऐसे 5 अपन बना देंगे, है ना। और उसके ऊपर से ब्रैकेट लगा है, मतलब ये जो 5 हैं ये एक दूसरे से फ्यूज है, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सटी हुई है ना। जैसे ये देखो, ये सटी हुई है ना एक दूसरे से, है ना। ये देखो, ये तो पेटल्स हैं, इसके नीचे सेपल्स होते हैं, है ना, ऐसे करके। फिर क्या बोलते हैं, अपना C5 है, मतलब इसके पास 5 पंखुड़ियां होंगी और वो भी आपस में सटी हुई होंगी, है ना। और ऐसे एंड्रोसियम 5, मतलब ऐसे अलग अलग एंड्रोसियम है 5, जो किसी से ना आपस में ना किसी और से जुड़े हुए हैं।
और जी गायनोशियम मतलब इसके पास दो जो ऐसे वो होते हैं ना, ऐसे करके वो दो ऐसे हैं, है ना, उसको गायनोशियम बोलते हैं। ठीक है, ओके। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जो होता है वही होता है गायनोशियम पार्ट, है ना, और एंथर और फिलामेंट जो होता है वो होता है एंडोशियम पार्ट। और इसके आपको उदाहरण पर लेना है कौन कौन सा, सूरजमुखी, गेंदा और डहेलिया। ठीक है, इसका आर्थिक महत्व क्या है, सजावटी, खाद्य तेल, सूरज, औषधि के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, आगे समझ। अब इसका जो होता है देखो एकांतरण क्रम क्या होता है पत्तियों का, जैसे ये टहनी है, कलर ही चेंज कर देते हैं यार, इसमें मजा नहीं आ रहा। हाँ, ये आपकी टहनी है, एक पत्ती यहाँ पे लगी है और दूसरी पत्ती यहाँ पे लगी है, तीसरी पत्ती यहाँ पे लगी है और चौथी पत्ती यहाँ, ऐसे ये वाला जो क्रम होता है इस अरेंजमेंट में, जब लीव्स उग रही होती हैं स्टेम से, तो उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट बोलते हैं। ठीक है, ओके। और क्या बोलते हैं, जब ऐसे एक ही है और यहीं पे एक पत्ती, यहाँ पे दूसरी पत्ती, यहाँ पे दूसरी पत्ती, यहाँ पे तीसरी पत्ती, फिर एक पत्ती यहाँ पे और एक पत्ती यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, अपोजिट बोलते हैं, है ना। ये हो गया अल्टरनेट, ये वाला अल्टरनेट, ये वाला अपोजिट। ठीक है, एक और वर्ल्ड और होता है, वो और बता दें। वर्ल्ड आपने देखा होगा ऐसे ऐसे ऐसे, जो आम होता है उसके ऊपर ऐसे बल लगा होता है ना, कई बार तो उसको कौन सा अरेंजमेंट बोलते हैं, वर्ल्ड अरेंजमेंट बोलते हैं, वर्ल्ड, WHORLED, वर्ल्ड अरेंजमेंट, है ना। ठीक है, आ गया समझ में सबको। इसका जो होता है रे और डिस्क शेप का फूल होता है, अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है। और सिप्सिला क्या होता है कि मतलब सिप्सिला मतलब जो होता है उसका फल जो होता है ना, मतलब पकने के बाद ही खुलेगा। मतलब कई बार आपने देखा होगा, जैसे मान चलो एक फल है ऐसे करके, है ना, उसके अंदर बहुत सारे बीज भरे हुए हैं। अब ये ऊपर का पार्ट तभी खुलेगा, मतलब अपने आप ऐसे खुल जाता है ना, मतलब सूखने के बाद ये तभी खुलेगा जब क्या हो जाएगा, जब ये पूरी तरीके से पक जाएगा, मतलब उसके पहले खुला नहीं रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, सिप्सिला बोलते हैं। ठीक है, और इसका उदाहरण ये है। और ये वाला आप कर लोगे, मतलब इसके पास कैलेक्स 5, कोरोला 5, एंड्रोसियम 5, गायनोशियम 2। ठीक है, और आपस में सब मतलब सब फ्यूज होते हैं, है ना। ठीक है, ये आपका इसका पुष्पसूत्र हो गया। इसका क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि आपको सिर्फ पुष्पसूत्र दे दे और पूछ ले कि बताओ ये कौन सी फैमिली का है, जैसे आपको दे देगा एस्टेसी, सोलेनेसी, फेबेसी, कंपोजिट, है ना, ऐसे करके। ठीक है, अगले देख लेते हैं। ये तो भैया याद ही करना पड़ेगा, इसमें मैं क्या ही हेल्प करूँ यार समझाने के अलावा। चलो अगला देख लेते हैं। अब आ जाते हैं अपन लेग्यूमिनेसी या फिर फेबेसी। लेग्यूमिनेसी में क्या होता है, ये तितली के आकार के होते हैं। ठीक है, 5 पंखुड़ियां होती हैं। पंखुड़ियां जो मैं पेटल्स बोल रहा था ना, वही है ना, उसमें से एक मानक, 2 पंख और 2 नौना होते हैं। पत्तियां होती हैं जो संयुक्त होती हैं, है ना, मतलब कंपाउंड लीव्स होती हैं और स्टिप्यूल्स होते हैं उस पर। ठीक है, और इसकी जो जड़ होती हैं, जड़ों में क्या होता है, मतलब जड़ मॉडिफाई होती है। रूट नोड्यूल्स क्या होते हैं, जैसे रूट है उसके पास ऐसी बहुत छोटी छोटी सी गांठें हैं। इसमें इन गांठों में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, मतलब जमीन से नाइट्रोजन निकाल लेंगे, प्लांट को भेज देंगे और फिर फिक्स कर देंगे उसको, मतलब उसकी एक साइक्लिक फॉर्म बना देते हैं नाइट्रोजन का, है ना। ये इसमें रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। फिर इसका जो फली होती है, मतलब जो फल होता है वो फली के फॉर्म में होता है। ये फली समझते हो ना, है ना। ठीक है, और क्या, ठीक है, और ये इसका पुष्पसूत्र है, K5, C5, A10 और G1। मतलब जो आपके कैलेक्स होंगे 5 होंगे, कोरोला होंगे 5 होंगे, एंड्रोसियम 10 होंगे और आपस में फ्यूज होंगे, और गायनोसियम जो होगा वो एक ही होगा। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है, मटर है, चना है, मूंग है और अरहर है। मटर का देखा होगा ना, मटर की फली आती है ना ऐसे। ठीक है, ओके। ये बस जरूर देख याद करके जाना, ये सारी चीजें तो नॉर्मल है, ये तो सबको याद हो जाती है, ये याद कर लेना एक बार, है ना। लिख लिख के देखिए ना, याद तो रह जाएगा थोड़ा बहुत तो। अब 5-6 चीजें हैं वो थोड़ी पूरी याद कर सकते हो, है ना, मैं भी समझता हूँ याद। चलो अब देख लेते हैं अपन कौन सी, कोकोरबीटा, है ना। कोकोरबीटा मतलब देख के ही समझ आ रहा होगा भैया, कोकोरबीटा मतलब ऐसे स्पॉन्जी से जो फ्रूट्स होते हैं वो सारे आते हैं कोकोरबीटा में। देखो पहले जो अभी हमने बीच में ऐसे बनाया था ना, इसको क्या बोला था, बाइसेक्सुअल, है ना। और यहाँ पे ये जो कोकोरबीटा फैमिली है, ये कैसी है, यूनिसेक्सुअल है, मतलब इसके पास एक लिंगी है, मतलब या तो इसके पास ऐसे मेल होगा या फिर इसके पास ऐसे फीमेल होगा, दोनों नहीं होंगे, मतलब ये वाला साइन इसमें नहीं आएगा, है ना, कोकोरबीटा में। ठीक है, समझ गए ना।
इसलिए इस पे ये देखो इसकी फ्लोरल फॉर्मूला ये वाला साइन कहाँ बनाया, जबकि इसकी पिछली वाले में बनाया था, है ना, ये बनाया था ना यहाँ पे, और इस वाले में नहीं बनाया। मतलब ये जो है ये बाइसेक्सुअल नहीं है, ये यूनिसेक्सुअल है। ओके, अब देख लेते हैं लता शाखाएं, मतलब इसकी टेंड्रिल्स प्रेजेंट होती हैं इसमें, है ना। टेंड्रिल समझते हो ना, शाखाएं जो होती हैं बॉल प्रेजेंट होती है, बॉल बोलते हैं हिंदी, बुंदेलखंडी में तो बॉल ही बोलते हैं। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो सरल होती हैं, हथेली के आकार की होती हैं, बड़ी बड़ी सी, है ना। जैसे आप बैगन ही देख लो, है ना, ब्रिंजल जो होता है बैगन, कितनी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं हथेली जैसे। और पेपो फ्रूट्स होते हैं, मतलब देखो स्पॉन्जी से, है ना, फुसफुसे से बोलते हैं जैसे, मतलब अंदर से कुछ नहीं है, खोखले से हैंगे, और मतलब ऐसे थोड़ा। और इसका ये जो राग का फ्लोरल फॉर्म ये 2 बार लिख गया है, इसको मिटा देते तो क्या ही हो गया। देखो ये K5 C5 और G3, ठीक है। ए का नहीं दिया है, देख लेना एक बार, मैं उस पे ग्रुप पे एक बार और नोटिफाई कर दूंगा आपको, है ना, ऊपर बीटा का अच्छे से। अब देख लेते हैं इसमें, इसके उदाहरण क्या है, खीरा, कद्दू, तरबूज, लौकी, और सब्जियां और औषधि ये होते हैं, ये इसके आर्थिक महत्व हो गए। इसमें तो कुछ समझ नहीं, ऐसा था ही नहीं। ये देखिए अब आती है आपकी अगली फैमिली मालवेशी। अब देखो इसमें ये यूनिसेक्सुअल है, K5 C5, और एक के आगे इनफाइनाइट, ये जो निशान होता है ये इनफाइनाइट का निशान होता है ना, मतलब इसके पास बहुत सारे एंड्रोशियम है ना, बहुत सारे एंड्रोशियम है, जो कि क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे रैंडम है ना, मतलब उनको काउंट नहीं कर सकते, या फिर मतलब ऐसे काउंट करना वैलिड नहीं है ऐसे करके। और जी जो 5 होंगे वो 5 होंगे, G5 मतलब गाइनोशियम जो होंगे, ये वाले जो स्ट्रक्चर ऐसे बनाया था जो ऐसा गाइनोशियम, ये वाले स्ट्रक्चर कितने होंगे इसके पास, 5 होंगे, ठीक है। ये हो गया क्या आपका मालवेशी। इसका देख लो, सरल हथेली के आकार की एकांतर लीफ होती है, मतलब अल्टरनेट लीफ होती है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, है ना। और क्या कैप्सूल के फॉर्म होते हैं, कैप्सूल मतलब क्या होता है भैया, कि मतलब जो फ्रूट्स मतलब ऐसे होता है, पैक होता है ना। कैप्सूल समझते हो ना, जैसे आपने बोला कैप्सूल कैसा आता है, कि मतलब कैप्सूल ऐसा होता है भैया, तो मतलब उसके अंदर दवाई भरी है और ये कैप्सूल है, मतलब बाहर से हार्ड सी कवरिंग है और अंदर से जो उसके सीड्स हैं वो भरे होते हैं, वो क्या होता है, कैप्सूल होता है ना। और इसी को क्या बोलते हैं, सीजोकार्प बोलते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा गुदाफादी हो गई यार, लो ये समझ आ रहा है, एक बार इसको पढ़ लो अच्छे से, है ना। बस ये वाली फैमिली खत्म हो जाएंगी, फिर 2-5 मिनट का आपको ब्रेक दे देंगे, चले जाना बाहर आकर, थोड़ा अच्छा लगेगा पानी वानी पी लेना, है ना। अब आते हैं अपन क्रूसीफेरिया, फिर आपकी ब्रासिकेसी फैमिली पे। तो इसमें क्या होता है, जो पुष्प होते हैं वो क्रॉस के आकार का होता है ना, ये देखो, ठीक है, ये वाला। और सरल एकांतरा और बिना उपपर्ण की इसकी पत्तियां होती हैं। और सिलिक्वा होता है, सिलिक्वा मतलब होता है पॉट लाइक मस्टर्ड, है ना। जैसे कि ये देखो, ये दिख रहा है ना आपको, एक मिनट, है ना, अभी जूम करके दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है ना, सरसों का ऐसे होता है ना, ये पतला पतला सा, लंबा लंबा सा ऐसी होगी उसकी, उसको बहुत छोटी छोटी चीजें ऐसे, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं ऐसे करके, इसको क्या बोलते हैं, सिलिक्वा बोलते हैं इसको। ओके, ठीक है, ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला हो गया K2+2। 2+2 का मतलब क्या होता है, जो 2 होंगे वो एक जैसे होंगे, फिर बाकी जो 2 होंगे वो एक जैसे होंगे, टोटल कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक। और ये जो चीज बनी है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। इसमें जो बीच वाला पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करवा रहा है, गाइनोशियम का। ये वाले जो हैं, है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करा रहे हैं, एंड्रोशियम को। ये जो है ये क्या है, आपके कैलेक्स हैं, ये जो बने हैं ना ये वाली। और ये सबसे बाहर के हैं, इनको क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं, ठीक है। ओके, और ये जो बिंदी है ये इसको डिनोट करती है, मतलब जो अगला फूल है ना इसको, तो मतलब यहाँ पे एक फूल लगा है, ये जैसे ये फूल लगा है और उसके अंदर की ये दूसरी वाली डंडी है, इसको डिनोट करता है, या फिर इस स्टेम को डिनोट करता है। ये फूल है और ये स्टेम है, इस डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। हमारा तो हल्का हल्का गला दर्द करने लगा यार इसलिए तुमको लग रहा होगा कि सर स्टार्टिंग में तो बहुत बढ़िया हैवी मतलब ऐसे बोल रहे थे और अब एकदम से चुप से हो गए। देख लेते हैं, एक लास्ट और बची आपकी, फिर थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक दे देंगे, ठीक है। अब अपन पढ़ लेते हैं क्या, पोएसी या ग्रामीणी। इसमें क्या होता है भैया, छोटे छोटे फूल होते हैं, बिना पंखुड़ियों वाले होते हैं और पुष्प गुच्छ के फॉर्म में होते हैं, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे फूल होते हैं। देखो ये देखो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे ग्रुप में दिख रहे हैं ना, अलग अलग ग्रुप में ऐसे।
इसका जो तना होता है वो कैसा होता है, खोखला होता है, पत्तियां लंबी होती हैं, समानांतर सिराएं होती हैं और इसमें सीट प्रेजेंट होती है, पर्णमूल, है ना। और इसके जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रायोप्सिस। क्रायोप्सिस क्या होता है भैया, क्रायोप्सिस मतलब होता है, मतलब ये अपने जो होते हैं, इसको अपन कैसे समझ सकते हैं, अब मतलब खुलता नहीं है, ये वाला जो फूल होता है मतलब वो खुलता नहीं है अपने अंदर की, जैसे धान है ना, धान का जो चावल है वो कैसे फ्यूज रहता है उसके ऊपर से, है ना, जो ओवरी होती है वो ऐसे फ्यूज होती है उसके ऊपर, है ना। जैसे गेहूं है तो मतलब जो उसकी ओवरी की जो बॉल, ओवरी की जो लेयर है ना वो सीड के ऊपर ऐसे चिपकी रहेगी एकदम से, है ना। तो इस टाइप के जो सीड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रायोप्सिस बोलते हैं। मतलब वो एक दूसरे से चिपका रहेगा, सीड से बिल्कुल उसकी ओवरी की जो लेयर होगी वो एकदम चिपकी रहेगी। और इसके उदाहरण क्या है आपके, गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, है ना। जैसे मक्का का भी देखो आप, ऊपर से एक पतली सी लेयर चढ़ी रहती है ना मक्के के बीज में, ऐसी, और गेहूं में भी चढ़ा होता है ऐसे, वो उसकी ओवरी होती है, उसके अंदर सीड होता है। और इसका आर्थिक महत्व क्या है, इसका अनाज है, चारा है, चीनी, गन्ना, ठीक है। ये सारे हो गए, आपने 6 फैमिली पढ़ ली। कौन कौन सी, पोएसी, ग्रामीनी, लेग्यूमिनेशी, ब्रासिकेसी देख लेते हैं एक बार चल के, ठीक है। इसका इसका फ्लोरल फॉर्मूला क्या है, P2A3, G2 और 3, G2 और 3 मतलब 2 एक जैसे होंगे और 3 एक जैसे होंगे, ठीक है। ओएसी हो गया। फिर उसके बाद अपन ने, उसके पहले अपन ने क्या देखा था भैया, उसके पहले अपन ने देखा था क्रूसीफेरी या फिर ब्रासिकेसी। उसके पहले क्या देखा था, मालवेसी, ठीक है। उसके पहले देखा था कोकोरबीटा। देखो ऐसा है ना कि इनके फ्लोरल फॉर्मूले लगभग एक जैसे सेम ही है। आप क्या करना, एक कॉपी लेना, कॉपी पेन लेना, है ना। कॉपी पेन में अलग अलग करके सबसे पहले यहाँ फैमिली का नाम लिखना, उसका फॉर्मूला लिखना, फिर यहाँ पे ऐसे फैमिली का नाम लिखना, उसका फॉर्मूला, फिर यहाँ पे नाम, फिर उसका फॉर्मूला, फिर इसका नाम, फिर इसका फॉर्मूला। इन फॉर्मूले में जो जो सिमिलैरिटी होगी, जैसे K5 है, K5 कितनी फैमिलीज में है वो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। फिर C5 कितनी फैमिलीज में, फिर किसमें क्या अलग है वो याद कर लोगे तो आपको अपने आप पूरी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला ध्यान रहेगा। ऐसे बैठ के रटने की तो जरूरत नहीं है कि भैया अपन रट रहे हैं कि मालवेसी में क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लॉप K5 C5 A इनफाइनाइट G5, ऐसे नहीं है, है ना। धीरे धीरे करके याद हो जाए। अभी टाइम क्या हुआ है, 1:27 हुआ है ना। 5 मिनट में हो जाएगा 5 मिनट में चले जाओ, वॉशरूम वगैरह हुआ है ना। क्लास ओवर नहीं कर रहा हूँ, बस बने रहना है इसमें, ठीक है। 1:32 पे रीस्टार्ट कर दूंगा, 32 नहीं बहुत हो जाएगा यार, ठीक है 32 ही ठीक है। 1:32 पे रीस्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक है, घूमा हवा भी गला दर्द करने लगा। चले जाओ फिर स्टार्ट करते हैं आगे आगे, है ना। क्लास लीव मत करो, ऐसे ही चले जाओ।
ठंडी हो गई है तो ठंडी है। चलो ठीक है, करें रीस्टार्ट, है ना? आ गए सब वापस से? ओके चलो करते भैया शुरू, है ना दोबारा से। अब जो अपनी अगली यूनिट है ये क्या है? अनुवांशिकी है। अनुवांशिकी और पादप प्रजनन, है ना? अनुवांशिकी क्या होता है भैया? अनुवांशिकी मतलब जेनेटिक्स होता है, जीवों में गुणों की वंशागति और विविधता का अध्ययन करना होता है जेनेटिक्स, ये अनुवांशिकी है ना। क्या बोलते हैं, देखो कोई भी जीव है उसके अंदर क्या क्या गुण है ना। जैसे आप हो, आपकी आंखें नीली हैं, मतलब होता है ना कई बार कजरी आंखें होती हैं, किसी की काली होती है, किसी की नीली होती हैं। कई बार क्या होता है किसी के बाल बहुत घने होते हैं, कई बार किसी के मतलब थोड़े बारीक होते हैं, किसी के बहुत मोटे होते हैं, किसी के कान जो होते हैं जो नीचे के ये जॉइंट होते हैं, किसी के अलग अलग होते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें, सबका फेस अलग अलग है ना। ये सारी चीजें किस वजह से? ये आपकी जेनेटिक्स की वजह से। तो मतलब आप किसी कोई भी जीव है उसके अंदर क्या क्या उसके गुण हैं, उसके अंदर क्या क्या विविधताएं या फिर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये सारी चीजें अपन किस काय में पढ़ते हैं? अनुवांशिकी में पढ़ते हैं, है ना। या फिर दूसरा पढ़ते हैं अपन पादप प्रजनन या फिर प्लांट ब्रीडिंग। ब्रीडिंग से समझ आता होगा कि क्या बोलते हैं, ब्रीड करना। मतलब देखो कोई भी जैसे है हॉर्स है ना, हॉर्स की अपन ने किसी दूसरे से ब्रीडिंग करा दी, है ना। एक म्यूल बन गया, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म बन गया, है ना। ऐसे करके तो मतलब इसके कैरेक्टर्स दूसरे में ट्रांसफर करवा दिए अपन ने, है ना। जैसे अपन ने जर्सी बनाई है ना, अलग अलग काउज बनाई, बहुत सारी अलग अलग ब्रीड्स नई अपन ने डेवलप करी ना। तो यही सारी चीजें किसमें होती हैं? प्लांट्स में भी होती हैं। सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं, प्लांट्स में भी यही सारी चीजें होती हैं। अपन पढ़ते हैं इसको आगे कि पौधों की नई और बेहतर किस्में विकसित करने की कला और विज्ञान जो उच्च उत्पादन, रोग प्रतिरोधकता और पर्यावरणीय अनुकूलता प्रदान करी, है ना। कि मतलब अपन ने कोई भी जो नया ऑर्गेनिज्म बनाया है या अपन ने जो ब्रीडिंग करी है उसका जो रिजल्ट है वो कैसा है कि मतलब उसमें बेहतर किस्म की विकसित हो जाए, बेहतर किस्म विकसित हो जाए, है ना। और जो उच्च उत्पादन है, मतलब जो अपन देखो ह्यूमन जो है ना वो बहुत ज्यादा वो है स्वार्थी है, मतलब वो खुद का फायदा चाहता है। तो क्या किया? उच्च उत्पादन किया, है ना। और रोग प्रतिरोधकता मतलब उसको रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाए। और पर्यावरणीय अनुकूलता की मतलब जो पर्यावरण है उसमें वो अच्छे से रह सके, है ना। पर्यावरण के अनुकूल हो जाए। इस चीज को डेवलप करने के लिए अपन ने क्या कराए? प्लांट की ब्रीडिंग कराई। अब इसकी भूमिका क्या क्या होती है भैया? इसकी भूमिका होती है में रोग प्रतिरोधक क्षमता में और गुणवत्ता सुधार में, मतलब कोई भी जो है पेड़ है उसकी गुणवत्ता में सुधार हो जाए, पौष्टिकता, स्वाद, भंडारण क्षमता की वृद्धि हो जाए और पर्यावरण अनुकूलन हो जाए। और आर्थिक लाभ तो होता ही है किसानों से भैया, कोई भी है उसका उत्पादन बढ़ेगा तो आर्थिक लाभ भी बढ़ेगा। ठीक है, क्यों करते हैं अनुवंश की? आ गया समझ? चलो तो अपन बात करते हैं कोशिका के बारे में। इसकी संरचना और कोशिका विभाजन। अच्छा मतलब कोशिका की संरचना और कोशिका विभाजन। ठीक है, अपन देखते हैं सबसे पहले संरचना। तो सबसे पहले संरचना क्या होता है भैया? कोशिका की भित्ति होती है, सबसे बाहर की लेयर या फिर आउटर लेयर, है ना, ये बनी है यहाँ पे। ये सबसे बाहर की कोशिका भित्ति, उसके अंदर की कोशिका झिल्ली। तो कोशिका भित्ति क्या होता है? जो पौधे होते हैं उसमें किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। और कोशिका के आकार, कोशिका को आकार और सुरक्षा प्रदान करती है। और क्या? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का क्या काम है भैया? कि आपकी कोशिका है उसको आकार और उसको सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, दूसरी चीज आती है कोशिका भित्ति के अंदर क्या होती है? आपकी कोशिका झिल्ली, है ना, सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या करती है? पदार्थों का चयनात्मक आगमन, मतलब आना और जाना दोनों, मतलब उसको पता होता है कि किसको अंदर बुलाना है, किसको बाहर भेजना है ना। तो कौन अंदर आ सकता है, कौन बाहर जा सकता है, ये सारा कौन करता है? कोशिका झिल्ली करता है, गार्ड का काम करती है ना, कि मतलब घर के अंदर किसको बुलाना है, घर के बाहर किसको भेजना है, ऐसे करके। फिर आता है आपका कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। कोशिका के कार्यों का केंद्र होता है जिसमें विभिन्न अंगक या फिर ऑर्गेनल्स आपके प्रेजेंट होते हैं। ये जो है अंदर का सारा भाग, ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म मतलब आपका कोशिका का द्रव्य, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। देखो प्रेजेंट है ना बहुत सारी है। ये देखो ये है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका वैक्यूल है ना, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। तो सबसे बाहर की लेयर को अपन ने क्या बोला?
सेल वॉल बोला या फिर कोशिका भित्ति बोला। उसके अंदर की जो लेयर होती है उसको क्या बोला अपन ने, सेल मेम्ब्रेन बोला या कोशिका झिल्ली बोला। ये पदार्थों की चयनात्मक आगमन में हेल्प करती है ना। फिर दूसरा होता है कोशिका द्रव्य होता है, मतलब साइटोप्लाज्म होता है। इसमें सारे कार्य होते हैं कोशिकाओं के, ये कोशिका का कार्य केंद्र होता है और इसमें बहुत सारे अंगक या फिर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर दूसरा होता है न्यूक्लियस, है ना। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर उसका ब्रेन होता है, ऐसी कोशिका के अंदर उसका न्यूक्लियस होता है, जो उसकी सारी चीजें रेगुलेट करता है कि भैया कब सेल को डिवाइड करना है, कब सेल को खाना खाना है, कब सेल को क्या करना है, कब सेल को बड़ा होना है, कब सेल को मैच्योर हो जाना है। ये सारी चीजें कौन मॉनिटर करता है? ये न्यूक्लियस मॉनिटर करता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? अनुवांशिक सामग्री होती है। अनुवांशिक सामग्री क्या क्या होता है भैया? डीएनए या आरएनए होता है। इसमें अपन ने क्या पढ़ा है? सिर्फ डीएनए पढ़ा है ना। तो डीएनए का भंडार होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। आरएनए भी होता है, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और फिर कोशिका विभाजन और वंशागति को नियंत्रित करता है, मतलब कोशिका कब डिवाइड करेगी, ये सारी चीजें। और वंशागति मतलब जो डीएनए होता है ना, तो डीएनए तो होता है जो ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, है ना। तो ये जो होता है वंशागति को रेगुलेट करता है ना, मतलब डीएनए ट्रांसफर को मेंटेन करता है क्या? न्यूक्लियस, ओके। फिर आते हैं अन्य अंगक। दूसरे अंगक क्या क्या होते हैं भैया? अपना दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक अपने पास क्लोरोप्लास्ट होता है, राइबोसोम होते हैं, ईआर होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। और राइबोसोम के बारे में एक चीज याद रख लेना, जो राइबोसोम होता है ना, ये मतलब ऐसा है कि मतलब जो आपका साइटोप्लाज्म है, कोशिकीय द्रव्य, उसके अंदर तो प्रेजेंट होता है, लेकिन जो आपके दूसरे अंगक हैं, ऑर्गेनल्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। मतलब ऑर्गेनल विथ इन ऑर्गेनल, मतलब अंगक के अंदर भी एक अंगक प्रेजेंट होता है। और वो अंगक कौन सा होता है? और वो ऑर्गेनल कौन सा होता है? राइबोसोम होता है ना। और दूसरे ऑर्गेनल तो किसी दूसरे ऑर्गेनल के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे, ये सारे कहाँ? साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होंगे। लेकिन राइबोसोम ऐसा होता है कि मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मिल जाएगा आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड भी मिल जाएगा, है ना। तो ये चीज याद रखने की है राइबोसोम के अंदर। हाँ, अब ठीक। अब अपन देख लेते हैं क्या? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन हमने आपको क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था। 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा हो? पहले को अपन बोलते हैं माइटोसिस, हिंदी में हाँ समसूत्री और अर्धसूत्री बोलते हैं। माइटोसिस और मियोसिस 2 टाइप के डिवीजन होते हैं। जो समसूत्री होता है, समसूत्री मतलब कि समसूत्री जैसे अपने अंदर होता है, जैसे अपन है ना, तो अपने अंदर एक स्पर्म होता है, एक होता है ओवा, है ना। तो ये इन दोनों की एन होती है, मतलब है इनकी प्लॉइडी हैप्लॉइड होती है, मतलब इसमें भी 23 क्रोमोसोम होंगे, इसमें भी 23 क्रोमोसोम होंगे। जबकि अपनी जो नॉर्मल सेल्स होती है ह्यूमन बॉडी की, उसमें तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो भैया ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे 23 क्रोमोसोम और यहाँ पे 23 क्रोमोसोम हो गए? मतलब ये भी तो मेल जो स्पर्म होता है वो भी तो अपनी बॉडी से ही बना है, जो ओवा है वो भी तो अपनी बॉडी से ही बना है। तो इसमें 23 क्रोमोसोम कैसे हो गए और इसमें 23 कैसे हो गए? जबकि अपने अंदर तो 40 क्रोमोसोम थे हर एक सेल के अंदर। छींक आ रही थी यार, लौट गई, कोई बात नहीं, है ना। तो क्या, छोड़ो। तो ऐसा क्या हुआ कि स्पर्म के अंदर भैया 23 क्रोमोसोम हो गए, ओवा के अंदर 23 क्रोमोसोम हो गए? इसके पीछे का रीजन क्या है कि आपके अंदर जो एक कोशिका थी जिसमें 40 क्रोमोसोम थे, उसके अंदर कौन सी प्रोसेस हुई? मियोसिस हुई। मियोसिस मतलब आपकी अर्धसूत्री, उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन हुआ। तो उसने दो आपके ऐसे अलग अलग सेल्स, 2 23, इसमें कितने थे? 40 क्रोमोसोम थे। तो उसने इसमें 23 क्रोमोसोम कर दिए और इसमें भी 23 क्रोमोसोम कर दिए, है ना। और दूसरी इस क्या होती है भैया? ठीक है, ये आपको आ गया ना अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। ओके, अब देखो दूसरा समझा देते हैं हम आपको, माइटोसिस समझा देते हैं, ठीक है। इसी उदाहरण समझा देते हैं, ठीक है। फिर आपका स्पर्म और ओवा, जिनमें 23 थे, एक था आपके पास स्पर्म, अरे यार, एक था आपके पास स्पर्म, एक था आपके पास ओवा, इसमें 23 क्रोमोसोम थे, इसमें भी 23 क्रोमोसोम थे। इन दोनों ने फ्यूज करके क्या बना दिया? एम्ब्रियो बना दिया, है ना, या जायगोट बना दिया, है ना। तो उसमें कितने क्रोमोसोम हो गए? 23 करके 46 क्रोमोसोम हो गए। फिर ये एक सेल डिवाइड करते करते अपन ने पूरी ह्यूमन बॉडी बना दी, है ना। एक लड़का या एक लड़की, ऐसे करके एक लड़का या लड़की पूरी बना दी। तो इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर हुआ क्या? माइटोसिस हुआ, है ना। इसके अंदर माइटोसिस हुआ। तो इस माइटोसिस से इसने क्या करा? अपने आप को डिवाइड करते करते अपने जैसे बहुत सारे सेल्स बना दिए और एक पूरी ह्यूमन बॉडी का निर्माण कर दिया, ठीक है। ओके, ये किसको क्या बोलते हैं अपन? समसूत्री विभाजन बोलते हैं, ओके, ठीक है। तो आपको माइटोसिस और मियोसिस 2 समझ आ गए।
अपन कहाँ थे? कोशिका विभाजन पे थे, है ना। तो कोशिका विभाजन क्या होता है? समान कोशिका विभाजन मतलब माइटोसिस। और इसमें कौन कौन से चरण होते हैं? पहला होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसमें भी हमने क्लास में आपको ब्रीफली समझाया है। प्रोफेज में क्या होता है? मतलब जो आपके न्यूक्लियस होता है, जैसे मतलब आपके डीएनए आरएनए और क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं, ये सारे लूज हो जाते हैं, धीरे धीरे करके डिसअपियर हो जाते हैं ना। फिर मेटाफेज आता है, उसमें मेटाफेज मतलब ये क्रोमोसोम्स होते हैं वो सारे एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं। फिर आता है आपका एनाफेज। एनाफेज में इनमें से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, उन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। और टीलोफेज में ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और बीच में से एक डिवाइडिंग लेयर ऐसे करके आ जाती है और इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देती है, दोनों सेल्स को, है ना। ये आपको क्लास नोट से मिल जाएगा ये चीज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज चारों चीजें, है ना। अभी आप इसकी सिर्फ स्टेजेस याद कर लो। माइटोसिस की कौन कौन सी स्टेज होती हैं? 4 चरण होते हैं। कौन कौन सा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, है ना। जो आपके पीएम है वो कहाँ बैठे हैं? सेल डिवीजन के टाइम पे प्रेजेंट है, तो उनको क्या बोलेंगे? पीएम एट सेल डिवीजन, मतलब PMAT। खैर बकवास ट्रिक की मत ये याद करो, है ऐसे याद कर लो डायरेक्ट। प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। ठीक है, जैसे आपको याद करना हो ऐसे कर लेना, PMAT, है ना। ओके। अब इसका परिणाम क्या होता है भैया? आपकी कोशिका विभाजन का, जो 2 समान कोशिकाएं गुणसूत्र संख्या समान, मतलब जिनका गुणसूत्र संख्या समान हो, मतलब क्रोमोसोम नंबर सेम हो, ऐसी कोशिकाएं बन जाती हैं। 1 मिनट। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, है ना। चलो अब आ जाते हैं अपन किस पे? कोशिका विभाजन अपन ने देख लिया। इसमें क्या क्या होता है? माइटोसिस और मियोसिस होता है। माइटोसिस जो होता है उसमें 4 चरण होते हैं। कौन कौन सा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, है ना। और जो माइटोसिस होता है उसमें 2 समान कोशिकाएं बन जाती हैं। जैसे एक कोशिका थी उसमें 46 क्रोमोसोम थे, तो दूसरी जो कोशिका बनेगी उसमें भी 46 क्रोमोसोम ही होंगे, मतलब सेम प्रकार की, मतलब एक जैसी ये कोशिका थी इसी जैसी इसने एक और कोशिका बना दी। इसको क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है? वृद्धि होता है और ऊतक मरम्मत, मतलब जैसे कोई भी आपका टिश्यू है वो डैमेज हो गया, है ना, जैसे आपको कोई चोट लग गई तो वो उसका जो रिपेयर का काम होता है ये सारे किसके थ्रू होता है? माइटोसिस के थ्रू होता है। अब अपन आ जाते हैं अर्धसूत्री विभाजन पे। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है भैया? इसमें भी 4 स्टेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, है ना। लेकिन जो मियोसिस होता है उसमें आपकी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, है ना, ये सारी स्टेजेस भी एडिशनली आ जाती है। अगर इसमें होगा तो मैं बताता जाऊंगा, है ना। अभी अपन ऐसे देख लेते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 गुणसूत्री संख्या में आधी, है ना। मतलब जैसे आप भाई हमने बताया था ना आपको, एक सेल थी उससे अपन ने जब स्पर्म बनाया तो उसमें स्पर्म में कितने सेल्स थे? 23 थे। तो ये गुणसूत्री संख्या आधी होना, ये किसका काम है? मियोसिस का काम है ना। ठीक है। इसमें 4 युग्मक कोशिकाएं, मतलब जैसे कि गैमीट्स हैं, है ना। गैमीट्स में इसका यूज होता है मियोसिस का। और ये किस चीज के लिए मतलब जरूरी होती है? ये होती है प्रजनन के लिए और अनुवांशिक विविधता के लिए। अनुवांशिक विविधता समझते हो ना, मतलब डिफरेंस। जैसे मतलब देखो 23 क्रोमोसोम मम्मी से आएंगे, 23 क्रोमोसोम पापा से आएंगे, तो मम्मी के और पापा के जब मिलेंगे तो कुछ ना कुछ तो जेनेटिक वेरिएशन होगा ही। अगर ऐसा होता कि एक कोशिका इसमें 40 क्रोमोसोम इसी ने दूसरा बना दिया, तो जब यही कोशिका दूसरा बनाएगी तो वो तो अपने जैसा बनाएगी। लेकिन 23 क्रोमोसोम कहीं और से आएंगे, 23 क्रोमोसोम कहीं और से आएंगे, वो मिलेंगे तो ऑब्वियस ही बात है इसका और इसका दोनों का मिलके कुछ अलग ही बनेगा, है ना। ऐसा होता है ना। ठीक है। चलो आ गया समझ? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो बता दो एक बार। नहीं? हैंड रेस कर दो एक बार, समझ आ गया अगर तो। ओके चलो अब अगला देख लेते हैं अपन, क्या? वंशगति के नियम, है ना। मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने जो अपने नियम दिए थे, मेंडल साहब ने जेनेटिक्स के फादर है, फादर ऑफ जेनेटिक्स को बोलते हैं, मेंडल को बोलते हैं ना, ग्रेगर जॉन मेंडल। फिर आते हैं सबसे पहले अपन पढ़ते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या करता है भैया?
प्रत्येक गुण के 2 एलील होते हैं जो युग्म के निर्माण के समय अलग हो जाते हैं। देखो इनने क्या बोला था कि भैया हर एक जो होता है मतलब प्रत्येक गुण होता है, जैसे अब हमने आपको बताया था हर एक गुण ले लो कोई, जैसे कि फ्लावर का कलर ले लो, है ना। फ्लावर का कलर अगर जी है, कैपिटल जी है, मतलब वो ग्रीन है। स्मॉल जी और स्मॉल जी है, मतलब वो कौन सा, येलो है ना। तो इन्होंने बोला कि ऐसे प्रत्येक युग्मक के 2 कलर होते हैं। जैसे अगर मैं हूँ, है ना, मैं एकदम गोरा हूँ, है ना, और एक दूसरा लड़का है वो एकदम काला है, ये मतलब 2 अलग अलग कैरेक्टर्स हो गए ना, गोरा और काला। ऐसे करके इन्होंने बोला कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक करके होता है, उसमें हर एक गुण के 2 एलील होते हैं, है ना। मतलब जैसे कैपिटल जी, मतलब जैसे एक जी स्मॉल जी एक एलील है, एक कैपिटल जी एक एलील है और एक स्मॉल जी एक एलील है ना। कैपिटल जी और स्मॉल जी ऐसे करके 2 अलग अलग एलील होते हैं, एक डोमिनेंसी शो करता है और एक रिसेसिवनेस शो करता है। ऐसे करके इनके 2 एलील होते हैं जो युग्मक निर्माण के समय अलग हो जाते हैं। मतलब जब इनका मतलब जैसे गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है जब इनका, तो ये दोनों आपस से अलग अलग हो जाते हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलो। अब अपन दूसरा आते हैं स्वतंत्रता या फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नियम। तो विभिन्न गुणों के एलील स्वतंत्र रूप से संयोजित होते हैं ना। मतलब देखो अगर ये अलग अलग करके मतलब डिवाइड हुए, मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग अगर ये अलग अलग मतलब सेग्रीगेट हो गए, अलग अलग हो गए बिना किसी रुकावट के, तो बिना किसी रुकावट के ये एक दूसरे से जुड़ भी जाएंगे, है ना। मतलब तभी तो ये जेनेटिक वेरिएशन शो करेंगे। मतलब एक जीन कहीं दूसरी स्पीसीज से आया, एक जीन मतलब सेम स्पीसीज के दूसरे ऑर्गेनिज्म से आया, तो क्या बोलते हैं, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो जेनेटिक वेरिएशन, मतलब ये जब डिवाइड हुए तब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगा, ये जब मिले तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लगा, है ना। ठीक है, आगे समझ। फिर आता है लॉ ऑफ डोमिनेंसी। तो जैसे हमने बताया था आपको लॉ ऑफ डोमिनेंसी, तो इसमें से हर एक गुण के कितने एलील हैं, 2 हैं। तो एक होगा जो डोमिनेंट होगा, दूसरा जो होगा वो कैसा होगा, रिसेसिव होगा। मतलब एक जो होगा उस पर भारी पड़ जाएगा, है ना। जैसे अपने घर में भी एक बड़ा भाई होता है एक छोटा भाई होता है, तो जहाँ बड़ा भाई होगा वहाँ छोटे भाई की बिल्कुल नहीं चलेगी। जब दोनों छोटे छोटे भाई होंगे तो उन दोनों की ही चलेगी, है ना। अब जो दोनों बड़े बड़े भाई होंगे तो उन दोनों की चलेगी, फिर छोटों का कोई पूछेगा नहीं। और एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई होगा तो भी बड़े ही भाई की चलेगी। ऐसे करके 2 एलील होते हैं, हर एक जीन के 2 एलील होते हैं। एक होता है जो डोमिनेंट होता है, एक होता है जो रिसेसिव होता है, ठीक है। और एक होता है, एक एलील प्रभावी होता है, मतलब जो हमने बोला ना डोमिनेंट वो होता है प्रभावी, और दूसरा अप्रभावी, मतलब उसको दबा देता है। जो बड़ा भाई होता है वो छोटे भाई को दबा देता है, भैया यही दब के रहना पड़ेगा बड़े भाई के आगे, ऐसे करके, है ना। ठीक है, और इसका महत्व क्या होता है, आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण और संकर किस्म का विकास। मतलब जो नई किस्म होती है उसका विकास हो जाता है, मतलब जेनेटिक वेरिएशन इसी की वजह से आ जाते हैं, है ना। और जो आनुवांशिक लक्षण है, जैसे अब मैं हूँ, इंसान का बच्चा इंसानी क्यों होता है, हाथी का बच्चा हाथी क्यों होता है, तो वो जो है आनुवांशिक लक्षण होते हैं, उसी के लिए इसका उपयोग होता है ना। ठीक है, आ गया समझ, बोलो। ओके ना, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अपन स्वपरागित एवं परपरागित फसलें, है ना। देखो अब ये इसको हम आपको एक बार ऐसे ही बता देते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है भैया, ये सब मेंडल ने करके देखा था अपने, जो मेंडल साहब थे ना, उनके ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, उन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे थे बारी बारी। अपन देख लेते हैं स्वपरागित मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। कई बार क्या होता है, एक ही पौधा के नर और मादा भागों के बीच परागण हो गया, है ना। मतलब जैसे एक था, ये था इसका एंथर, है ना, जो मेल पार्ट में बोल रहा था पीछे, और ये है इसका फीमेल। तो इससे इसी पे चला गया, मतलब इसी पेड़ का एंथर था, इसी पेड़ का स्टिग्मा था, इस पे चला गया था। इसको क्या बोला अपने, सेल्फ पॉलिनेशन बोला या स्वपरागित बोला, है ना। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है कि भैया अनुवांशिक एक रूपता, शुद्ध रेखा मतलब प्योर लाइन, कम विविधता। ये मतलब जो जैसा ये प्लांट होगा वैसे ही सेम दूसरा प्लांट ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और अपन को किसी भी चीज की शुद्ध रेखा चाहिए या फिर प्योर लाइन चाहिए, तो फिर ये सेल्फ पॉलिनेशन अपन कराते हैं। मेंडल साहब ने इसका बहुत उपयोग करा था, है ना। और इसका उपयोग ये, इसके उदाहरण क्या है आपके, गेहूं, चावल, मटर, टमाटर, है ना। और लाभ क्या है कि स्थिर गुण, आसान प्रजनन। सबसे पहली चीज तो आसानी से प्रजनन हो जाता है, और स्थिर गुण रहते, मतलब भैया ऐसा नहीं है कि इस जनरेशन में ये गुण है, अगली जनरेशन में थोड़ा बदलाव करके दूसरे गुण आ गए, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है।
लेकिन एक हानि होती है कि कम अनुकूलन क्षमता होती है कि भैया देखो जैसे अभी अभी मौसम क्या चल रहा है कि भैया धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा गर्मी होने लगी है ना, तो जो गर्मी की फसलें होंगी तो ऐसा होता है कि मतलब अपने आप को वो डेवलप कर लेते हैं। जैसे अपने अंदर होता है ना कि जैसे इम्यून सिस्टम अपना डेवलप हो जाता है कि कोरोना की जब फर्स्ट वेव आई तो बहुत सारे मतलब आप अपने अंदर होता है बहुत सारे वेरिएशंस आ गए धीरे धीरे करके, तो अपन ने उसको एडेप्ट कर लिया है ना। तो वो चीज जो होते हैं एडेप्ट नहीं कर पाते हैं ये प्लांट्स, जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो गई, मतलब अपने आप को वो डिफेम नहीं कर पाएंगे है ना। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब दूसरा देख लेते हैं अपन परपरागत या फिर क्रॉस पॉलिनेशन है ना। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है भैया कि दो अलग अलग पौधों के बीच परागण, मतलब जैसे एक पेड़ ये था दूसरा पेड़ एक फूल ये था दूसरा फूल ये था, तो एक दूसरे फूल पे आके जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, परपरागित बोलते हैं है ना, या क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। ये किसके थ्रू होता है भैया, मधुमक्खी इन सब चीजों के थ्रू होता है, दो अलग अलग पौधों के बीच होता है। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं क्या है, इसका उल्टा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि भैया आनुवांशिक विविधता आ जाती है, इससे संकर शक्ति हाइब्रिड बिगर बन जाता है। इसमें प्योर लाइन बन रही थी, यहाँ पे हाइब्रिड बिगर बनेगा। और उदाहरण क्या है, मक्का, सरसों, सूरजमुखी, बैगन। और इसके लाभ क्या है, इसमें क्या था, इसमें कम अनुकूलन था तो इसमें बेहतर अनुकूलन होगा, और बेहतर अनुकूलन होगा तो उपज होगी है ना। और जटिल प्रजनन प्रक्रिया आपकी भैया पता नहीं यार कब ये लेके आएगी मधुमक्खी पॉलन ग्रेन्स हमारे यहाँ, कब हम आएंगे, कब हवा चलेगी है ना, ऐसे करके तो थोड़ा सा जटिल प्रजनन हो जाता है इनमें। ओके ठीक, अब आ जाते हैं खेत की फसलों के प्रजनन के तरीके या चयन है। इसमें सबसे पहला आ जाता है आपका मास सिलेक्शन या फिर साम्योजन, बेहतर पौधों का चयन एवं उनके बीजों का उपयोग। सबसे पहले क्या होता है, अपन को मास सिलेक्शन करना होता है ना, मतलब बेहतर पौधों का चयन हुआ, और क्या बोलते हैं उनके बीजों का उपयोग, मतलब अगर जो आपने बीज लिया है वो उपयोगी है भी कि नहीं है ना, मतलब अच्छी उपज हो उससे, ऐसे ये सारी चीजें। और फिर आता है शुद्ध रेखा चयन। शुद्ध रेखा चयन किससे हुआ था भैया, अपना सेल्फ पॉलिनेशन से हुआ था है ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन से अपन ने प्योर लाइन सिलेक्शन करा, और फिर एकल पौधों से शुद्ध किस्म विकसित करना। ठीक है, ये हो गया आपके प्योर लाइन सिलेक्शन। फिर आते हैं दूसरा आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, अंतः जातीय संकरण, मतलब एक ही प्रजाति के पौधों के बीच संकरण, मतलब एक ही प्रजाति के दो पौधे हैं उनके बीच में अपन ने हाइब्रिडाइजेशन कर दिया या फिर अपन ने पॉलिनेशन कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, अंतः जातीय संकरण। ठीक है, और अगर विभिन्न जातियों के बीच में संकरण करवा दिया तो उसको क्या बोलेंगे, अंतर जातीय। और इससे परिणाम क्या होगा, हेट्रोसिस होगा, मतलब संकर शक्ति, मतलब हेट्रोसिस बढ़ेगी, नई किस्म की प्रजातियां मिलेगी, किससे, अंतर जातीय संकरण से है ना, या फिर पॉलिनेशन से। ठीक, एक होता है होमोस्मोसिस, मतलब उसमें सीम जाति के मिलते हैं, मतलब उसमें संकर शक्ति कम होती है और नई किस्में नहीं मिलती है। फिर दूसरा आता है आपका म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन क्या होता है, रसायन या फिर विकिरण द्वारा आनुवांशिक परिवर्तन। मतलब देखो जैसे कोई भी डीएनए होता है, कोई भी एक चीज है, कैरेक्टर, जैसे आपकी आंखों का कलर नीला या काला क्यों है, क्योंकि आपके पास एक डीएनए है, डीएनए का एक फिक्स सीक्वेंस है ना। उस डीएनए के एक सीक्वेंस में अगर थोड़ा सा जेनेटिक चेंज कर दिया जाए तो आपकी आंखों का कलर दूसरा हो जाएगा, और लाल हो जाएगा और पिंक हो जाए है ना, ऐसे करके। तो ये जो म्यूटेशन है इसी को क्या बोलते हैं, ये है म्यूटेशन, यही बोलते हैं, मतलब किसी एक जीन पे छेड़छाड़ कर दिया तो वो क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया है ना। तो रसायन विकिरण द्वारा आनुवांशिक परिवर्तन कर देना, ये क्या होता है, म्यूटेशन होता है। और इसमें गामा किरणों द्वारा नई किस्म बना देना, मतलब कई बार साइंटिफिक जो लैब्स होती हैं उसमें उसे क्रोमोसोम नंबर निकालते हैं और क्रोमोसोम का डीएनए सीक्वेंस निकालते हैं, डीएनए सीक्वेंस उस पे अपन ने गामा रेस डाली और उसमें म्यूटेट करा दिया, और फिर उससे अपनी नई प्रजातियां बना लेते हैं। पॉलीप्लॉइडी क्या होता है भैया, जैसा मैंने आपको बताया था अभी 2n या फिर n है ना, ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, इसी की जगह पॉलीप्लॉइडी, मतलब 3n 4n अगर बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। और इसका उदाहरण क्या है, आपका गेहूं और केला है। ठीक है, अब अपन देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है भैया, जीन स्थानांतरण। देखो क्या बोलते हैं, जैसे अभी हमने इसको म्यूटेशन कराया ना, तो अपने मतलब जब इंसान ये कोई काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं, वो किस काय के थ्रू होता है, बायोटेक्नोलॉजी। बायो मतलब लाइफ और टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी है ना। तो मतलब जब प्रयोग करते हैं जीन्स पे अपन बायो पे, तो फिर अपन उसको क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। उसमें क्या आता है, जीन स्थानांतरण आता है, रोग प्रतिरोधक जीन डालना, मतलब जैसे हमने आपको बताया ना, यहाँ पे डीएनए था, इसका अलग अलग सीक्वेंस था, ATGC करके ऐसे करके, तो अपन हमने देख लिया कि भैया ये जीन है, ये खराब है,
तो इसकी जगह पे हमने दूसरा जीन डाल दिया, इसको क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और फिर आते हैं ऊतक संवर्धन, मतलब नई किस्मों का तेजी से उत्पादन, ठीक, ये किसके थ्रू होता है, बायोटेक्नोलॉजी के, ठीक। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना। देखो ऐसा है अभी तो इसमें कि मतलब अपन रिवीजन कर रहे हैं, तो जिसने पुरानी क्लास अटेंड कर रखी होंगी ना, उसको सारी पुरानी चीजें धीरे धीरे करके दिमाग में आ रही होंगी कि हाँ भैया ये तो आपने पढ़ाया था, हाँ भैया ये भी हमने देखा था, ऐसे करके, है ना। तो अगर आप एकदम नया स्टार्ट कर रहा भैया के पीछे कुछ नहीं पढ़ा, ये तो थोड़ा मुश्किल है, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फिर भी पूरा समझ आए, है ना। अब ऐसा यही पता नहीं होगा कि डीएनए क्या होता है, डीएनए में कैसे सीक्वेंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें, तो फिर तो मुश्किल है थोड़ा, फिर भी पढ़ते रहिएगा, ठीक है। ये अपना एक और यूनिट जो थी वो अपनी खत्म हो गई, इसको मैं समराइज कर देता हूँ एक बार, है ना। चलो इसमें अपन ने क्या क्या देखा, सबसे पहले देखा भैया अपन ने अनुवांशिकी क्या होता है, ये अपन ने पढ़ा था, एक मिनट, है ना। अनुवांशिकी क्या होता है ये अपन ने देखा, फिर क्या बोलते हैं उसकी भूमिका देखी, कहाँ कहाँ पर, उत्पादन, रोग प्रतिरोधक क्षमता, गुणवत्ता सुधार, पर्यावरण अनुकूलन और आर्थिक लाभ। इसमें अपन ने क्या देखा, इसमें अपन ने अनुवांशिकी के उपयोग को देखा। फिर अपन दूसरी चीज देखते हैं कोशिका के बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में देखा, कोशिका भित्ति सबसे बाहर की लेयर, उसके अंदर वाली कोशिका झिल्ली, है ना। फिर कोशिका द्रव्य जो अंदर होता है, उसके अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनल विथिल ऑर्गेनल क्या होता है आपका, राइबोसोम होता है ना। फिर दूसरे अंग देखा अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, है ना, ये सारे देखे। फिर क्या बोलते हैं अपन ने कोशिका विभाजन देखा, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। माइटोसिस 4 चरण में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ऐसे मियोसिस जो होता है वो भी 2 प्रकार से होता है, मतलब सबसे पहले मियोसिस 1 और मियोसिस 2, और दोनों में ऐसी 4 स्टेज आती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, है ना। जो मियोसिस 1 होता है उसका प्रोफेज थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि उसके अंदर सब स्टेजेस भी आती हैं, जैसे लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, जाइगोटीन, है ना, ऐसे करके। और फिर डाइकाइनेसिस, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ अपन ने इसमें देखी थी, और आगे भी बताते हैं। और आगे अपन ने क्या क्या पढ़ा, फिर अपन ने आगे मेंडल के बारे में देखा, मेंडल के नियम पढ़े, है ना। मेंडल के कौन कौन सी नियम पढ़े अपन ने, सबसे पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा, फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ डोमिनेंसी, ठीक। फिर उसके बाद अपन आए कहाँ पे भैया, पॉलिनेशन पे। पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं भैया, पॉलिनेशन के बारे में अपन ने देखा 2 प्रकार के पॉलिनेशन होते हैं। सबसे पहले स्वपरागित और दूसरा परपरागित। स्वपरागित मतलब जब खुद एक ही, मतलब सेम एक ही फूल का स्टिग्मा मतलब एंथर से पॉलिनेट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब ये देखो एक ही फूल का इसी का पॉलन गिर इसी के स्टिग्मा पे आके गिर जाए, उसको बोला सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागित। और फिर दूसरा है परपरागित में क्या हुआ, कोई दूसरा फूल लिया, दूसरे फूल का पॉलन ग्रेन्स आके एक दूसरे फूल पे गिरे तो उसको क्या बोलेंगे, परपरागित बोलेंगे, ठीक है। फिर आते हैं अपन खेतों की फसल में प्रजनन के तरीके, मतलब कैसे चयन करते हैं। सबसे पहले मास सिलेक्शन होता है और प्योर लाइन होता है। फिर हाइब्रिडाइजेशन भी करते हैं किसी किसी में। हाइब्रिडाइजेशन 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है अंतःजातीय, फिर दूसरा होता है अंतर्जातीय। अंतर्जातीय में एक ही प्रजाति के पौधे लेते हैं, उनके भी संकरण कराते हैं। दूसरा होता है अंतर्जातीय, अंतर्जातीय में 2 विभिन्न प्रजातियों के भी संकरण कराते हैं, ठीक है। इसके परिणाम से क्या होता है, संकर शक्ति की नई किस्म डेवलप हो जाती है, मतलब इसको बोलते हैं हेटेरोसिस, ठीक है। फिर आते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होता है कि मतलब जब आपके अनुवांशिक में परिवर्तन कर दिया, अनुवांशिकी में, है ना, रसायन या फिर विकिरण द्वारा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, म्यूटेशन ब्रीडिंग बोलेंगे। और इसके उदाहरण क्या है, जैसे अपन गामा किरणों से नई किस्म बना लेते हैं, गेहूं की बनी थी, है ना। और फिर आते हैं पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी मतलब जैसे बहुत सारे गुणसूत्रों की संख्या जब बढ़ जाए बड़े आकार की फसलों में, है ना, जैसे कि गेहूं और केला में, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। फिर आते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी मतलब जो अपन कोई जैविक प्रौद्योगिकी करते हैं, मतलब जैसे कि आपने एक आया था बीटी कॉटन करके एक आया था, मतलब वो कोई कीड़े थे ना बाहर के, कीड़े आके फसल खा जाते थे, तो उसमें अपन ने इसमें एक जेनेटिक चेंज कर दिया कि मतलब जब कीड़ा इसको खाएगा तो वो मर जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि कीड़ों ने वो फसल खाना बंद कर दिया, क्योंकि वो सारे मर जाते थे, है ना। तो ये ऐसे करके बायोटेक्नोलॉजी के अपन यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में या फिर अपनी फसल उत्पादन में, ठीक है। ये अपना एक चैप्टर खत्म हो गया। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है भैया अपना, दूसरा है अपना पादप शरीर क्रिया विज्ञान। मतलब आपका आधे से ज़्यादा चैप्टर खत्म हो गया है, बस 2 यूनिट बची हैं, एक पादप शरीर क्रिया विज्ञान और दूसरा वो आपके इंसेक्ट्स वगैरह के बारे में, है ना। चलो
अब अपन देख लेते हैं। सबसे पहला क्या आता है अपना परिभाषा, मतलब पौधों में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण, है ना। सबसे पहला अपन एक अपने अंदर क्या है, ग्लूकोज है ना। तो सबसे पहले पौधे ने क्या किया, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करा, है ना। फिर ग्लूकोज को तोड़ तोड़ के उसके अंदर से एटीपी निकालना। एटीपी क्या होता है भैया, ऊर्जा स्रोत होता है ना। तो मतलब एटीपी से ही सारे काम होते हैं, अपने पढ़ा हुआ ना, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ऐसे करके। तो क्या बोलते हैं पौधे में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण, मतलब आपने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराया, उससे एटीपी का प्रोडक्शन कराया, तो उसको क्या बोला, रेस्पिरेशन बोला। ठीक है, एक मिनट, ये देख नहीं रहे यहाँ पे क्या लिखा है। हाँ, अब इसके आते हैं प्रकार दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। मतलब आपका सवायवी श्वसन और फिर अवायवी श्वसन। सवायवी मतलब जिसमें वायु प्रेजेंट हो, है ना, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। इसकी समीकरण क्या बनता है, C6H12O6, मतलब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो इसने क्या दिया, CO2, पानी और ऊर्जा। यही अपन को मेन चीज था। अपन को किस चीज का प्रोडक्शन कराना था भैया, एटीपी का प्रोडक्शन कराना था, ऊर्जा का अपन को प्रोडक्शन कराना था। ये होता कहाँ है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहाँ रहती है भैया, एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, अब दूसरा आ जाते हैं अपन एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, अवायवीय श्वसन, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन कराया जाए। इसमें उत्पाद क्या होते हैं भैया, एथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड, है ना। एथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड बन जाते हैं, वो भी कम ऊर्जा, बहुत कम ऊर्जा देते हैं, इसलिए ये वाला प्रेफर नहीं होता है। अपन क्या प्रेफर करते हैं भैया कि एरोबिक रेस्पिरेशन ही कराया जाए। ठीक है, और इसकी प्रक्रिया को बोलते हैं अपन ग्लाइकोऑस्मोसिस, और ये कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। इससे क्या होता है, ग्लूकोज से पायरुवेट एसिड बन जाता है। ठीक है, मतलब पहले यहाँ पे ग्लूकोज से अपन ने क्या बनाया, ग्लूकोज से अपन ने CO2, पानी और ऊर्जा बनाई। ये किसमें था, एरोबिक रेस्पिरेशन में। वहीं पे अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं हुई, तो उसमें क्या बन जाएगा आपका, एथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड बनेगा, और ऊर्जा बहुत कम बनेगी, जो कि अपन बिल्कुल नहीं चाहते, है ना। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में होती है और ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। ठीक है, दूसरी प्रक्रिया क्या होती है आपकी, क्रेब्स साइकिल होती है। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, पायरुवेट से CO2 और H2O बन जाता है ना। देखो एक मिनट, देखो सबसे पहले क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में अपन ने क्या बनाया, ग्लूकोज से क्या बनाया, अपना CO2 और पानी और ऊर्जा बनाई। ठीक है, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और फिर क्या बोलते हैं, दूसरी चीज ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज से अपना क्या बनता है, पायरुवेट बनता है। ठीक है, पायरुवेट बनता है। ये 10 स्टेप होते हैं इसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट, ऐसे करके, है ना। 10 स्टेप होते हैं इसमें। पहले ऊर्जा लगती है, फिर ऊर्जा निकलती है। फिर उसके बाद दूसरी साइकिल क्या होती है आपकी, क्रेब्स साइकिल होती है। वो कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अपन ने पहले ग्लूकोज से पायरुवेट बना लिया, फिर पायरुवेट से अपन ने क्या बनाया, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और फिर क्या बोलते हैं, अपन ने पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। फिर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन से, मतलब ETS करके उससे क्या करा दिया अपन ने, ATP का उत्पादन करा दिया। ठीक है, और इसका मेन मोटिव क्या है, ऊर्जा का उत्पादन, चयापचय वृद्धि और प्रजनन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ओके। एक बार और पढ़ोगे ना दोबारा से बहुत आसानी समझ आ जाएगा। ये सब हमने बहुत ब्रीफ में समझा रखा है आप लोग को, एक स्टेप करके, है ना। 1-1.5 घंटे की क्लास ली थी ना बेटा, अच्छे आराम से, इसलिए ये अपने आपको एक रिवीजन के लिए है ना। ठीक है, अब अपन ने क्या देखा, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, फिर पायरुवेट से CO2 H2O बनता है, फिर ETS मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू क्या बनता है, ATP का उत्पादन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कहाँ है, ऊर्जा उत्पादन, चयापचय वृद्धि और प्रजनन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, किसका, रेस्पिरेशन का। ठीक है, अब आ जाते हैं अगली स्लाइड पे। अब अगली स्लाइड में क्या है, फोटोसिंथेसिस है ना, या फिर प्रकाश संश्लेषण है। सबसे पहले क्या हुआ भैया, परिभाषा में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा CO2 और H2O से ग्लूकोज निर्माण की प्रक्रिया करा, है ना। फोटोसिंथेसिस होता है। ये फोटोसिंथेसिस मतलब क्या, खाना बनाना। और खाना कैसे बनता है, CO2 और H2O की प्रेजेंस में, है ना। तो इसका समीकरण क्या बनता है भैया कि CO2 + H2O + प्रकाश ऊर्जा। तो इसने क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया। फिर ग्लूकोज को अपन तोड़ के पायरुवेट से क्या बना लेंगे अपन, ATP बना लेंगे। कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके,
अब अपन आते हैं स्थान, ये कहाँ प्रोसेस, ये जो आपका है ग्लूकोज बनाने का जो है वो कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके, मीजोफिल सेल्स में, और मीजोफिल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पत्ती में। ठीक है, जो आपकी पत्ती है, पत्ती के अंदर क्या होते हैं, मीजोफिल सेल्स होते हैं। मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, है ना। ठीक है, हाँ, ओके 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 ओके। अब आते हैं प्रक्रिया, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, प्रकाशीय प्रतिक्रिया या फिर लाइट रिएक्शन थाइलेकॉइड झिल्ली में होती है। मतलब थाइलेकॉइड समझ ही गए, है ना। अब आते हैं इसका उत्पाद क्या होता है, एटीपी, NADPH और O2। ठीक, ये इसके उत्पाद है। मतलब क्या बन गया है, मतलब जो ग्लूकोज की प्रोसेस चल रही है, आपका फोटोसिंथेसिस कर रहे हो, तो आपने क्या क्या बनाया, ATP, NADPH और O2 बनाया। ठीक, अप्रकाशीय मतलब जब भैया प्रकाश एब्सेंट हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन बोलते हैं, या फिर केल्विन साइकिल मतलब C3 साइकिल है। तो उससे क्या होता है, स्ट्रोमा में CO2 से ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। और महत्व क्या है, भोजन निर्माण, ऑक्सीजन उत्पादन और परिस्थितिकी संतुलन में। ठीक है, इसमें क्या ही समझाना, ये वाला पॉइंट तो समझाने का ये बता दिया है ना। स्ट्रोमा में होता है ग्लूकोज के निर्माण, CO2 से ग्लूकोज के निर्माण के लिए। ठीक है, इसको ब्रीफ करने लगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा लेक्चर आपका, वो तो बिल्कुल नहीं चाहते अपन, फटाफट रिवीजन कराते जाते। फिर आता है अपन ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है भैया, ये जो आपके प्लांट्स की लीफ होती हैं, लीफ में जो आपके स्टोमेटा होते हैं उससे पानी का ऊपर हवा में उड़ जाना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, या फिर बाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। बाष्पोत्सर्जन कैसे कैसे होता है, सबसे पहला तो होता है आपके जो रंध्र होते हैं उनके रंध्र से, दूसरा होता है आपका क्यूटिकल मतलब लीव्स के ऊपर जो क्यूटिकल्स प्रेजेंट होती हैं उससे, और तीसरा जो स्टेम्स होती है उसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं लेंटिकल, उससे, है ना। सबसे पहले स्टोमेटा, क्यूटिकल और लेंटिकल, तीन से होते हैं आपका क्या, ट्रांसपिरेशन होता है। ठीक है, या फिर बाष्पोत्सर्जन होता है। सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं अपन, पौधों की पत्तियां रंध्रों से जल बाष्प के रूप में जल की हानि को क्या बोलते हैं, बाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। और प्रकार क्या होता है भैया, सबसे पहले रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन होता है, इसकी स्टोमेटा के थ्रू होता है, 90% पानी इसी से उड़ जाता है। फिर दूसरा होता है आपका कौन सा, क्यूटिकुलर, मतलब क्यूटिकल जो होती हैं लीव्स पे सेल्स, क्यूटिकल मतलब जो लेयर होती है क्यूटिकल, है ना, बैक्सी लेयर होती है, उसके थ्रू रेस्पिरेशन हो जाता है, रेस्पिरेशन नहीं सॉरी ट्रांसपिरेशन, बाष्पोत्सर्जन हो जाता है, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आता है आपका लेंटिकुलर, मतलब लेंटिकल से जो प्रेजेंट, लेंटिकल से जब ट्रांसपिरेशन हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब इसकी प्रक्रिया कैसे होती है कि भैया देखो, सबसे पहले जल है, वो जल कहाँ से अवशोषित होता है, जड़ों से, फिर जड़ों से जाइलम और फ्लोएम जो हमने आपको बताया था ना, मस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम फ्लोएम से वो पत्तियों तक आया स्टेम्स के थ्रू, है ना, और फिर उससे मतलब पत्तियों में आ गया, तो जो आपके रंध्र थे, जो आपके स्टोमेटा थे, उससे बाष्पोत्सर्जन हो गया। और प्रभावित करने वाले कारक, मतलब इसको प्रभावित कौन कौन करता है, सबसे पहले तापमान, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बाष्पोत्सर्जन होगा। आर्द्रता मतलब कितनी ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी हवा में तो फिर बाष्पोत्सर्जन कम होगा। हवा कैसे चल रही है और प्रकाश कितना ज्यादा है। ठीक है, फिर आते हैं महत्व, जल और खनिज का परिवहन, तापमान नियंत्रण और रंध्रों से गैस विनिमय, मतलब रंध्र जो होते हैं इनसे गैस निकल जाती है, साथ में पानी का भी लॉस हो जाता है। और दूसरा होता है जल और खनिजों का परिवहन, मतलब जब ऊपर से पानी निकल रहा होगा तो देखो ऐसा है, एक सटक है ऐसे, ठीक है, नीचे से इसमें से पानी आ रहा है, ऊपर से निकल रहा है, जब ऊपर से निकलेगा तभी तो नीचे से और आएगा, है ना, जब नीचे से और आएगा तो इसके साथ मिनरल्स भी आ जाएंगे, खाना भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, तो ये जो खाना है मिनरल्स ये एब्जॉर्ब कर लेगा और पानी को बाहर उड़ा देगा, तो ये इसका उपयोग है। और अत्यधिक बाष्पोत्सर्जन और हानि क्या है कि जब बहुत ज़्यादा आपका ट्रांसपिरेशन हो जाएगा तो उससे निर्जलीकरण हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जैसे ह्यूमंस में होता है वैसे प्लांट्स में भी होता है डिहाइड्रेशन, होगी निर्जलीकरण। अब आ जाते हैं पादप वृद्धि एवं विकास पे, है ना। तो क्या होता है पादप वृद्धि और उसके विकास में कितनी चीजों का महत्व होता है ना, वो देख लेते हैं अपन। सबसे पहले वृद्धि क्या होता है, कोशिकाओं की संख्या और आकार में अपरिवर्तनीय वृद्धि, है ना, मतलब जैसे नॉर्मल चेंजेस के अलावा जो जैसे इतना सेल था कभी, अब वो सेल इतना हो गया तो अपन क्या बोलोगे, इसमें वृद्धि हो गई, है ना। और विकास कोशिकाओं का विभेदन एवं विशिष्ट कार्यों के लिए परिपक्वता, मतलब कोई एक सेल थी वो पहले सिर्फ डिवाइड कर रही थी,
ना, जैसे अपन ने रूट का ही देखा था, सबसे पहले यहाँ मेरिस्टेमेटिक था, सब फिर वो बड़ी हो गई, मतलब उसका विकास हो गया, फिर उसके बाद वो परिपक्व हो गई, मतलब उसको पता चल गया कि भैया हम रूट में हैं, हमें एब्जॉर्प्शन का काम करना है ना, तो उससे क्या हो जाता है, परिपक्वता। अब आते हैं वृद्धि के चरण। सबसे पहले होता है विभाजन, फिर होता है प्रसार, फिर होता है विभेदन। ये हमने आपको समझा दिया। सबसे पहले विभाजन मतलब मेरिस्टेमेटिक जून, फिर आता है प्रसार मतलब एलोंगेशन जून, फिर आता है विभेदन मतलब मैच्यूरेशन जून, है ना। ठीक, अब आते हैं इसके प्रकार। सबसे पहले कितना प्रकार, सबसे पहले प्राथमिक वृद्धि क्या होता है, लंबाई में वृद्धि, मतलब जो एपिकल मेरिस्टेम होती है, या फिर मतलब सबसे पहले रूट के यहाँ जो थी, सबसे पहले उसमें प्राइमरी ग्रोथ होगी, है ना, मतलब प्राथमिक वृद्धि होगी। फिर उसके बाद द्वितीयक वृद्धि मतलब मोटाई में वृद्धि, मतलब एक बार ये बड़ी हो गई या फिर ये यहाँ जाके सेट हो जाएगी, फिर इसके बाद ये बोलेगी अब तो हमें चौड़ा होना है, फिर इसमें दोबारा से ग्रोथ होगी और ये फिर क्या हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी, विड्थ में इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? सबसे पहले आंतरिक कारक में क्या आता है आपका, हार्मोन आता है। हार्मोन में क्या, ऑक्सीटोसिन, जिब्रेलिन, है ना, नहीं ऑक्सीटोसिन नहीं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, है ना, और एब्सिसिक एसिड। फिर आता है क्या, ब्रह्मा, मतलब बाहर का जो होता है, बाहर वाला, उसमें क्या आता है आपका, प्रकाश आता है, तापमान आता है, जल आता है, आपके पोषक तत्व आते हैं, कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट हैं, सॉइल में कौन से हैं, वाटर में कौन से हैं, है ना, ये। और फिर दूसरा आता है इसका महत्व क्या है, महत्व इसका पौधे का आकार, संरचना और प्रजनन की क्षमता में वृद्धि करवाना। ठीक है, ओके, खत्म हो गया। एक बार और इसको दोबारा बता दें, फिर अपन प्राणी जगत पे आएंगे, है ना। बस ये लास्ट 10-12 स्लाइड और बची हैं, फिर गेम ओवर। इतना देर बने रहे हो, थोड़ा देर और सही, ओके, 1 मिनट बस, है ना। एक बार इसको समराइज कर देता हूँ मैं, पढ़ो जब तक, आप खुद से पढ़ो एक बार, खुद से पढ़ने में ज़्यादा समझ आएगा। दिख रहा है ना ये, आप देखेगा, है ना, थोड़ा और लो, पढ़ लो एक बार इसको, है ना, खुद से। हो गया, निकाले अगली स्लाइड, इसको ही पढ़ लो एक बार। कुछ समझ ना आए तो कमेंट में पूछ देना, है ना, कमेंट करके एक बार। ये भी देख लो। ठीक, बढ़े आगे अब। ओहो, प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, है ना, प्रभावित करने वाले कारक आंतरिक कौन से होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल कौन से होते हैं, महत्व क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको याद करने वाली ही हैं। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं कहाँ, प्राणी जगत पे, या फिर प्राणी जगत का वर्गीकरण, है ना। इसकी परिभाषा क्या है भैया, कि प्राणी जगत या फिर एनिमेलिया में बहुकोशिकीय, मतलब जिसमें एक से ज्यादा कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसमें प्राणी जगत में आते हैं वो सारे एनिमल्स, है ना, ऑर्गेनिज्म। जैसे परपोषी मतलब पैरासाइट जीव भी शामिल होते हैं। परपोषी मतलब जो दूसरों पर निर्भर करते हैं अपने जीवन यापन के लिए, पैरासाइट्स बोलते हैं। जैसे अपने बालों में हो जाते हैं ना जुए, तो वो होते हैं पैरासाइट, होते हैं अपने शरीर पे। तो परपोषी मतलब जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, हाँ। और जो गति एवं संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एनिमल्स बोलते हैं, या फिर प्राणी जगत की
प्राणी बोलते, प्राणी जगत के प्राणी। वर्गीकरण का आधार क्या होता है भैया? इनका भी शरीर संरचना और सम्मिति, मतलब सम्मिति मतलब असम्मित है या फिर अरीय है या द्विपार्श्व है, ठीक है। फिर आते हैं कोशिका संगठन, प्रजनन और विकास। ये सारी चीजें हैं कौन कौन सी, जिसकी बेसिस पे इसको वर्गीकृत किया गया है, मतलब प्राणी जगत के प्राणियों को या ऑर्गेनिज्म को, है ना। एनिमल किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म है उनको किस बेसिस पे डिवाइड करा गया है? सबसे पहले शरीर संरचना, सम्मिति, कोशिका संगठन, प्रजनन और विकास, ठीक है। अब वर्गीकरण के स्तर जैसे हमने आपको पहले बताया था ना, सबसे पहले स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन या फिर फाइलम और फिर किंगडम, ठीक है। जो डिवीजन टर्म होता है वो प्लांट्स के लिए यूज होता है और जो फाइलम होता है वो किसके लिए होता है? यूज एनिमल्स के लिए, ठीक है। अपन ने इसको कैसे याद किया था? एस मतलब स्पीसीज की, GF को क्या हो गया? OCD हो गया, है ना। और फिर दूसरे में की बना किंगडम, किंगडम तो याद ही रहता है सबको, तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, किंगडम, ठीक है। बढ़े आगे, ओके। चलो अब आ जाते हैं अपन प्रमुख प्रमुख संघ पे, है ना। प्रमुख संघ सबसे पहले आपका आता है पॉरीफेरा। तो इसका महत्व क्या है? परिस्थितिकी संतुलन, कृषि एवं जैव विविधता का अध्ययन। अच्छा, ये इसका पीछे का पॉइंट आ गया है यहाँ पे, है ना। ये यहाँ पे लिखा होना था ये वाला पॉइंट, जिसके एक बार पढ़ लो। फिर अपन प्रमुख संघ सबसे पहले अपन क्या देखते हैं? अपना पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में क्या होते हैं? स्पंज होते हैं, छिद्रयुक्त शरीर वाले होते हैं, इनकी सरल संरचना होती है ना। जैसे जैसे अपन इसके आगे आते जब जैसे पॉरीफेरा है तो सबसे सिंपल है, उससे कॉम्प्लेक्स क्या होगा? पॉरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा, फिर उससे ज्यादा टीनोपोरा, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोपोरा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज, फिर एस्केहेल्मिन्थीज, फिर एनीलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ऐसे करके 11 फाइलम्स होते हैं। आप जितने आगे जाते जाओगे धीरे धीरे करके उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। जैसे अपन हैं, अपन मैमल्स हैं, अपन सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। अपन का कौन से किंगडम, कौन से फाइलम में आते हैं? अपन आते हैं कौन सी? कॉर्डेटा में, है ना। सबसे पहले अपन ने देखा पॉरीफेरा। पॉरीफेरा कौन से? इनको क्या बोलते हैं? स्पंज भी बोलते हैं। छिद्रयुक्त इनका शरीर होता है, ये आपका डायग्राम में देख लो, बहुत सारे छेद छेद। ये सबसे ऊपर का है, इसको क्या बोलते हैं? ऑस्क्यूलम बोलते हैं। ये जो ओपनिंग दिख रही है इसको ऑस्क्यूलम बोलते हैं। काम की नहीं है, छोड़ो। इनकी सरल संरचना होती है, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा, नाइडेरिया। नाइडेरिया क्या होती है? जेलीफिश होती है, हाइड्रा होता है और डंक कोशिकाएं होती हैं इनमें, है ना। ठीक है, ये देख लो, ये काय में आता है? नाइडेरिया में आता है। बायोल्यूमिनेसेंस की भी प्रॉपर्टी होती है, मतलब जलने वाली प्रॉपर्टी जो होती है इनमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर आते हैं एनीलिडा। एनीलिडा मतलब जैसे केचुआ है, वो कौन से संघ में आता है? आपका एनीलिडा में आता है, ओके। ये जरूरी था। जो खंडयुक्त क्रमी, खंडयुक्त क्रमी क्यों बोला? ये देखो इसमें बहुत सारे ऐसे खंड दिख रहा है ना, ऐसे, है ना। बहुत सारे सेगमेंट है, सेगमेंटेड बॉडी है इनकी, इनको क्या बोला? खंडयुक्त बोला, है ना। ठीक है, आगे देख लो, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का नाम ही अर्थो मतलब अर्थो और पोडा मतलब जॉइंटेड और पोडा मतलब अपेंडेजेस। अपेंडेजेस मतलब होता है लेग्स, हाथ पैर, है ना। अपेंडेजेस में आते हैं हाथ पैर। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस जिसके हों उनको क्या बोलेंगे? आर्थ्रोपोडा। ये कीड़ा मकोड़े देखो, इनके जॉइंटेड लेग्स है ना, ये देखो सारी ऐसे, तो इनको क्या बोलेंगे? कीट, मकड़ी, केकड़ा, है ना, जोड़ युक्त अंग, ठीक। एक्सोस्केलेट में प्रेजेंट होता है। और फिर आप अपन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा मतलब जैसे मछली, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ये सारे किस में आते हैं? कॉर्डेटा में आते हैं। अपन किस में आते हैं? कॉर्डेटा में। कॉर्डेटा में कौन से? मैमल्स, है ना, ठीक है। अब देख लो आपका फिर आता है मोलस्का। मोलस्का मतलब मुलायम शरीर हो जिनका, खोल जैसा हो, जैसा कि घोंगा, सीप, है ना। आपकी जो क्लास वाली स्लाइड्स है ना, उसमें सारे 11 ही फाइलम दिए हैं, तो उनको एक एक बार देख लेना, उनके सारे के एग्जांपल्स देख लेना एक एक करके, है ना। ये केचुए वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब आ जाते हैं अपन कृषि के लिए जो उपयोगी हैं कीट एवं जो हानिकारक हैं उनमें से। यही आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट का है, थोड़ा सा ज्यादा, और इसमें को समझाने वाला भी नहीं। जैसे इसकी जाति कौन सी है? बॉम्बेक्स मॉरल। हमने ये आपको समझाया था ना कैसे इसका नाम लिखते हैं ना, स्पीसीज, जीनस, ऐसे करके। बॉम्बेक्स मॉरल मतलब आप नाम देख के इसकी स्पीसीज और जीनस बता सकते हो।
ठीक है। सबसे पहले आपका कौन सा आया, रेशम कीट आया। इसका उपयोग क्या है? सबसे पहले रेशम कीट का उपयोग होता है आपका रेशम उत्पादन में, है ना। और रेशम उत्पादन कैसे होता है? कोकून से रेशम के धागे निकालते हैं तो उससे क्या होता है, रेशम का उत्पादन होता है। इसका जीवन चक्र क्या होता है? सबसे पहले होता है एक अंडा होता है, फिर अंडे से लार्वा जो होता है ना, लार्वा स्टेज होता है जो तैर रहा होता है ना। जैसे आपने देखा होगा फ्रॉक का जो लार्वल स्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं? टैडपोल बोलते हैं ना। ऐसे जो रेशम होता है उसका भी होता है भैया, ठीक है। और फिर लार्वा के बाद क्या होता है? इसका ब्यूप होता है और फिर ये वयस्क हो जाता है, ठीक है। और इसका महत्व कहाँ होता है? रेशम उद्योग में। और उद्योग में होगा तो ऑब्वियस बात है रोजगार भी होगा, है ना भैया, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे आते हैं मधुमक्खी का जाति कौन सी होती है? एपिस मेलिफेरल, है ना। इसका उपयोग होता है शहद में, मोम में, परागकण में। देखो शहद में तो आप समझ गए ना, जो हनी होता है उसमें इसका शहद में। और फिर जो मोम होता है जिसका वैक्स होता है ना, जिसका छत्ता होता है उसमें से जो वैक्स निकलता है तो उसका यूज कहाँ होता है? मोम में होता है। और परागकण में क्या से कि मतलब जैसे अभी आपने देखा था ना, क्रॉस पॉलिनेशन जो हो रहा था, पर परागण, सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन को हिंदी में जो भी बोलते हो, तो क्रॉस पॉलिनेशन में मधुमक्खी हेल्प करती है ना भैया, कि मतलब ये एक दूसरा फूल था, इस फूल से दूसरे वाले फूल में पॉलन ग्रेस ले जाना, तो उसका काम मधुमक्खी जनरली करती है। हवा से भी हो जाता है, दूसरे कीड़े मकोड़े भी करते हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? सामाजिक संगठन होता है, जैसे कि इसमें रानी मक्खी अलग होती है, नर अलग होते हैं और कार्यकर्ता मधुमक्खियां अलग होती हैं, है ना। और सबकी फ्लॉइडी वगैरह, काम वगैरह ये सब हमने आपको मेन क्लास में बताया है, उस पीडीएफ में आपको मिल ही जाएगा, ठीक। चलिए और देख लेते हैं। फिर दूसरा आता है आपका लाख कीट या फिर लैक इंसेक्ट। लैक इंसेक्ट की जाति कौन सी होती है? केरिया लैक्टल, है ना। लैक इंसेक्ट, लैक मतलब लेकल, लेकल से लिया गया है लैक इंसेक्ट, है ना। इसका उपयोग क्या होता है भैया? लाख या फिर राल उत्पादन में होता है, वार्निश, सौंदर्य प्रसाधन और दवाएं बनाने में, ठीक है। इसका जीवन चक्र क्या होता है? अंडे से इसका निम्फ बनता है, निम्फ के बाद वयस्क, और वयस्क के बाद ये मतलब लाख का स्राव करने लगता है ना, ठीक है। ये देख लो, ये बना के भी दिया गया है एक बार। फिर आ जाते हैं अपनी सबसे अब ये तो अपनी इम्पोर्टेंट हो गए है ना। ये जो पीछे वाले कीट पढ़े अपन ने, कौन कौन से पढ़े? अपना हनी भी पढ़ा, लैक इंसेक्ट पढ़ा और रेशम कीट पढ़ा। ये तो आपके इम्पोर्टेंट आ गए, मतलब जो अपने लिए फायदेमंद है। अब दूसरा आ जाता है अपने हानिकारक कीट। हानिकारक कीट में क्या क्या आता है? आपके दीमक आता है, घास का फुदका मतलब ग्रासहोपर आता है। ये ग्रासहोपर क्या करता है? पत्तियां, तना और फसलों को खा जाता है। उसका नियंत्रण भी कीटनाशक है ना। और प्राकृतिक शिकार या फिर पक्षी, नेचुरल प्रेडेटर बोलते हैं ना इनको। और फिर आता है आपका कैटरपिलर या फिर घास की इल्ली। जैसे क्या होता है? पत्तियों और फसलों को नुकसान होता है। और नियंत्रण तो वही जीव कौशल या फिर बीटी, ठीक है, बीटी टॉक्सिन, ओके। हानि वाले टर्माइट हैं, ग्रासहोपर और कैटरपिलर। फिर आते हैं अपन शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान, मतलब इनका पाचन, श्वसन और प्रजनन तंत्र वगैरह अपन देखेंगे इसमें, है ना। सबसे पहला आता है आपका घास का फुदका या फिर ग्रासहोपर। ये देखो टिड्डा बोलते हैं इसको, है ना। हम तो टिड्डा बोलते हैं हमारे यहाँ गाँव में। चलो अब अपन इसका पाचन तंत्र देख लेते हैं। पाचन तंत्र में क्या होता है भैया? सबसे पहले इसका मुंह होता है, इसके पास ग्रासिका होती है, जैसे अपने यहाँ ईसोफेगस होती है ना, ऐसी। फिर इसके पास होता है क्रॉप, मतलब जिसमें ये मतलब पेट जैसा एक स्ट्रक्चर होता है क्रॉप का। और गिजर्ड होता है, जठर, फिर मिडगट और हाइंडगट। ये इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? मिडगट मतलब मध्यांतर और पश्चांतर। और फिर होता है मलाशय मतलब एनस, मतलब जिसके थ्रू निकल जाता है एक्सक्रीटर। फिर आता है प्रक्रिया, मुंह से भोजन चबाना। क्रॉप में भंडारण मतलब पेट जैसा है तो भंडारण। फिर जठर में पीसना, मतलब गिजार्ड में दांत जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको पीस देते हैं। मध्यांतर में पाचन का अवशोषण और मलाशय से मल का निकासन, ठीक। ये चीज़ पढ़ के ही समझ आ रही होंगी, इतना कोई टफ तो है नहीं। फिर दूसरा आता है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र की संरचना में क्या होते हैं? इसके पास ट्रैकिया होते हैं और स्पाइरिकल्स होते हैं। स्पाइरिकल्स कितने जोड़े होते हैं? 10 जोड़े होते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या होती है? स्पाइरिकल से ऑक्सीजन प्रवेश करती है, ट्रैकिया द्वारा कोशिकाओं तक परिवहन करती है और CO2 के रूप में निष्कासन हो जाता है। प्रजनन तंत्र, लिंग और मादा अलग अलग होते हैं। संरचना, नर में वृषण मतलब और मादा में अंडाशय। जैसे अपने यहाँ ह्यूमंस में क्या हो? स्पर्म, और मेल्स में क्या? फीमेल्स में क्या? ओवा,
ऐसे करके इनमें नर में क्या वृषण और मादा में क्या अंडाशय। और अंड निरपेक्षण मतलब ओविपोसिटर, अंड निक्षेपक होता है मतलब ओविपोस्टीरियर होता है, ठीक है। और फिर प्रक्रिया क्या होती है कि मादा मिट्टी में अंडे देती है ना, और इसका जीवन चक्र क्या, अंडे से निम्फ बनता है, निम्फ से वयस्क बन जाता है, वयस्क मतलब एडल्ट। फिर आता है दूसरा आपका केचुआ। केचुए के बारे में कौन नहीं जानता। मोह होता है, ग्रासिका होता है, और फिर जठर मतलब गिजार्ड होता है, फिर आंत होती है, आंत मतलब इंटेस्टाइन, और गुदा मतलब एनस है ना। इसमें आपने जो पीछे पढ़ा था ना, जो मलाशय होता है वही इसको क्या बोलते हैं, गुदा बोलते हैं। और प्रक्रिया क्या होती है, मिट्टी एवं कार्बनिक पदार्थ निगलना, जठर में पीसना, आंत में पाचन अवशोषण और गुदा से मल निष्कासन कराता है। सदन तंत्र की संरचना में क्या होता है, नम त्वचा होती है मतलब क्यूटिकल्स इसकी स्किन पे प्रेजेंट होते हैं, उसके थ्रू ये मॉइस्ट स्किन होती है, उसी से रेस्पिरेशन करता है या फिर श्वसन करता है मतलब सांस लेता छोड़ता है ना। और प्रक्रिया क्या होती है, त्वचा के माध्यम से ऑक्सीजन का प्रसार, CO2 का निकासन। प्रजनन तंत्र में उभयलिंगी होती है मतलब हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है, मतलब मेल सलग फीमेल सलग। दूसरा आते हैं संरचना मतलब वृषण, अंडाशय या फिर क्लीटेलम मतलब कोकून निर्माण के लिए। प्रक्रिया क्या होती है, परस्पर परागण, क्लीटेलम से कोकून से अंडे से संक्रमण, ये तो नॉर्मल चीज है ना, पढ़ी लोग ये पढ़ के समझ आती है, ठीक है। केचुआ हो गया अपना, और इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा था आपका ग्रासहोपर, ये दोनों, ठीक, ये अपने इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स थे। फिर आ जाते हैं अपना दूसरा तिलचिट्टा या फिर कॉकरोच। कॉकरोच भी अपन ने ये 12th क्लास की, अच्छा हो सॉरी, चलो कॉकरोच या फिर तिलचट्टा के बारे में अपन देख लेते हैं। पाचन तंत्र में क्या होता है, इसकी संरचना में मोह होता है, ग्रासिका होता है, क्रॉप होता है उसी के जैसे सेम ग्रासहोपर के जैसे, जठर होता है मतलब गिजार्ड, फिर मध्यांतर, पश्चांतर और मलाशय। ये सारी चीजें तो आपकी ग्रासहोपर की जैसी हो गई है ना। और ये जब मतलब ऑर्गेनिज्म सेम है तो फिर उसकी प्रक्रिया भी सेम होगी। ऑर्गेनिज्म सेम नहीं मतलब इसके जो स्ट्रक्चर सेम है, तो प्रक्रिया भी मुंह से चबाएंगे, क्रॉप में भंडार करेंगे, जठर से पीछेंगे और मध्यांतर से पाचन करके मलाशय से निकाल देंगे। फिर आते हैं स्वतंत्र तंत्र, इसमें ट्रैकिया भी होते हैं, इसके पास स्पाइरिकल्स भी होते हैं, इसमें भी 10 जोड़े होते हैं, और आपका जो ग्रासहोपर था उसमें भी 10 ही जोड़े थे। हाँ ये देखो, ठीक है, ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे ना चीजें तो लंबे टाइम तक याद रहेंगी। फिर आते हैं अपन प्रक्रिया। प्रक्रिया में क्या होता है, स्पाइरिकल से ऑक्सीजन प्रवेश करती है, ट्रैकिया द्वारा कोशिकाओं तक वितरण होती है, फिर CO2 के थ्रू निकासन हो जाता है, मतलब CO2 के फॉर्म में निकासन हो जाता है। प्रजनन तंत्र में क्या आते हैं, लिंग मतलब नर और मादा अलग अलग होते हैं। संरचना, नर में वृषण, मादा में अंडाशय, और अंडे निष्पेक्ष होते हैं मतलब अंडा देते हैं ना। प्रक्रिया क्या होती है, मादा ऊथिका मतलब ऊथिका से अंडा देती है। ऊथिका मतलब एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे सेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी, तो ऐसे करके एक ऊथिका होता है, एक थैली लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर अंडा देती है। फिर क्या बोलते हैं मतलब मेल का स्पर्म आके इसी में स्टोर हो जाता है, तो इससे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। और फिर इसका जीवन चक्र क्या होता है, अंडे से निम्फ बनता है और निम्फ से वयस्क बन जाता है। ओके ठीक, चलो शायद यहाँ पे आपका सिलेबस बायोलॉजी का समाप्त हुआ है ना। अगली क्लास जो भी होगी आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। और क्या बोलते हैं, जब तक अब अगली क्लास नहीं होती सबसे पहले जाके इसको रिवाइज कर लेना एक बार, इसकी PDF आपको ऐप में मिल जाएगी, है ना। ठीक है, पढ़िए और क्या, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।